गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। काफ़ी समय के बाद इस बैच में हमारी मुलाकात हो रही है, बट इन जनरल हमारी क्लासेस जो है वो एकदम स्मूथली चल रही हैं। इससे पहले भी एक क्लास अभी हुई थी आपकी 10 से 12 बजे, जिसमें हमने जीके के काफ़ी सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी थी। स्पेशल क्लासेस जो है आपकी मंडे से वेडनेसडे इस समय हफ्ते में 3 दिन चल रही हैं। एंड इकोनॉमिक्स की हम 4-5 क्लासेस कर चुके हैं। 4 क्लासेस हो चुके हैं। दिस इज क्लास नंबर 5। पहली 4 क्लासेस में मैंने मैक्सिमम वो पोर्शन आपको कवर करा दिया जो कि आपका पेपर पूछता है। आज इस क्लास में एक ऐसी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा जिसके नोट्स आपने नहीं बनाने हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, इसे आप पीडीएफ से ही पढ़िएगा। और इसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आप पहले इकोनॉमिक्स का कोर्स लगा चुके हैं तो आपके पास इसकी एक पीडीएफ होगी, आपको दोबारा डाउनलोड नहीं करनी है। अगर आपने पहले कभी नहीं लगाया तो आप नई पीडीएफ को, यानी जो अभी वाली पीडीएफ है, उसे आप डाउनलोड करें। जी हाँ, इसमें आपको 100 टर्म्स में पढ़ाता हूँ। लमसम 100 है, मेरा ख्याल 100 ही है शायद। और इसे आपको रिवाइज करके जाना है हर हाल में। अगर पूरी इकोनॉमिक्स में मैं आपसे कहता हूँ सबसे पेचीदा चीज़ जो रहेगी वो यही रहेगी, आपको अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सब चीज़ें टाइप्ड आपको मिलेंगी, आपको अपने हाथ से अपनी कॉपी में नहीं लिखना। इज द पॉइंट क्लियर? विद एनोटेशन डाउनलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। उससे ये फायदा होगा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करता रहूंगा आपके लिए। और विदाउट एनोटेशन भी चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज इकोनॉमिक्स किसी भी हाल में पैक नहीं हो सकती, बिकॉज पहली बात तो ये 100 टर्म्स है, तो ये नहीं पता एक क्लास में हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और दूसरे नंबर पे अभी बैंकिंग वाला जो पोर्शन है, जो इन्फ्लेशन वाला पोर्शन है, ये सब चीजें भी अभी मैंने आपको सिखानी है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अभी ये सब पोर्शन बचा हुआ है। अभी तो हमने जो कोर इकोनॉमिक्स है बस उसे पढ़ा है। जो इकोनॉमिक्स का रिश्तेदारी बैंकिंग से है वो अभी हमें थोड़ी सी कवर करनी है। ठीक है, इसी महीने में शांतनु सब कवर हो जाएगा आपका। और कोशिश ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पहले ही करा दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करें दोस्तों। कहानी एक बार कंफर्म करें, कहानी को शुरू करते हैं जी। मैं तो नोट्स बना रही हूँ विको के नोट। इसके नोट्स आप नहीं बना पाएंगे, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू मेक नोट्स ऑफ दीस थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप मुझे समय दीजिए, मैं स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाता हूँ। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब का कृपया इस्तेमाल करें। और क्वेश्चन टैब में आपस में बातें ना करें। मैं बहुत बार ये चीज़ नोटिस करता हूँ, आप आपस में बातें करते हैं, थोड़ा सा वो चीज़ अवॉइड करें। उससे क्या होता है, क्वेश्चन टैब के अंदर जो जिनके जेन्युइन डाउट्स होते हैं वो डाउट्स नीचे रह जाते हैं और वो बच्चे अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं ना। तो सजेशन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, आप यहाँ पे बातें करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड बातें अगर नहीं है तो प्लीज उसे आप अवॉइड करें। ठीक है, ये टर्म्स क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सोचिए, क्या ये पूरी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखना कोई समझदारी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये पूरी पूरी बातें लिखना कोई समझदारी है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको मैं यहाँ पे एमोर्टाइजेशन का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, और कहानी ये लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ बातें अगर मुझे ऐसा लगेगा लिखने योग्य है तो वो मैं लिख दूंगा, तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है जी। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी दिव्या। आप पहले 15 मिनट क्लास लगा के देखो, अगर आपको चीजें समझ आ जाती हैं तो आप कंटिन्यू करना, वरना क्लास नंबर 1 से आप यहाँ तक आ जाना। ठीक है, बट आई वुड से गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये अलग टॉपिक है थोड़ा, तो समझ आ जाना चाहिए। चलो जी, शुरू करी जाए कहानी। आपस में थोड़ी सी आज हम कम बातें करेंगे, आपको ध्यान से सुनना होगा सब कुछ। और ये जो टर्म्स हैं आपके हर पेपर में काम आएंगी। आप अभी एसएससी दे रहे हैं, कभी आप एनटीपीसी देंगे, रेलवे देंगे, कभी आप स्टेट लेवल एग्जाम्स देंगे, कभी आप यूपीएससी देंगे। ये जो टर्म्स हैं ये हर जगह काम आती है, हर एक जगह। तो इन्हें बहुत अच्छे से समझना। शुरू करें जी। किसी ने कुछ लिखना है तो मैं आपको पहले 10-15 सेकंड दे देता हूँ, जो लिखना है लिख दो, बाद में बीच में मत लिखना। प्रिंट आउट के पैसे आप ना खराब करें तनु, क्योंकि 100 टर्म्स से तो कम से कम 200-250 रुपये ले लेगा प्रिंट आउट वाला, तो अवॉइड करें। बाकी अगर आप चाहें तो निकलवा सकते हैं, अगर आपके इलाके में सस्ता प्रिंट निकल जाता है 50-60 पैसे में, 70 पैसे में, तो निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें दोस्तों। हर एग्जाम में फायदा होगा आशु इससे। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। आज थोड़ा सा सीरियस होकर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, तो बीच में आप मैसेजेस करेंगे तो मेरा फ्लो टूटेगा और फिर थोड़ी दिक्कत होगी आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं जी। अपने तरीके पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस मेरा अपना होगा, कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है। कमेंट मिनिमम करें, पेन कॉपी छोड़ के बैठे। चलो, सबसे पहले मैं एमोर्टाइजेशन से शुरू करता हूँ। चैट आप अपनी अपनी ऑफ करें। देखिए हिमांशी, है क्या कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बच्चे नहीं बड़े लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इन्हें डांटता वाटता थोड़ा सा कम हूँ। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आप खुद ही आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, मजबूरी होगी तो आपको पता ही है, फिर बंद करना ही पड़ेगा। चलो फोकस करें। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा आजकल बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं कि आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपने क्या करा कि इसकी किस्तें बनवा ली 15,000 रुपए महीने की, और उन्होंने कहा जी 15,000 रुपए महीना जो है आप हमें देना, मान लेते हैं जी 8 साल तक। एग्जाम्पल है सिर्फ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आपने अपना क्या करा है यहाँ पर कि जो बल्क अमाउंट था उसे आपने ईएमआई के फॉर्म में तोड़वा लिया है। हर महीने की मासिक जो
किस्तें आप देंगे, उसके थ्रू आपका जो है वो जो कर्जा है वो उतर जाएगा। ये बहुत कॉमन तरीका है, हर लोन इसी तरीके उतारा जाता है। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? पेमेंट ऑफ अ लोन इन इंस्टॉलमेंट्स बाय द बोरोवर। एक लाइन में बोलूँ तो ये है कि अगर आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और आपने मुझसे तय करा कि 10,000 रुपए महीना मैं आपको दूंगा या दूंगी 11 महीने तक, तो उसके अंदर क्या मेरा ब्याज भी आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। इट इज यूजुअली डन इन एन एग्रीड पीरियड, यानी हमने तय कर लिया भाई 8 साल के लिए ही लोन दिया जाएगा। एंड एवरी इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द टोटल लोन प्लस इंटरेस्ट, यानी इसके अंदर कुछ हिस्सा मेरे लोन का है और कुछ हिस्सा मेरे इंटरेस्ट का है। क्या इस बात को आप समझ पाए? एमोर्टाइजेशन का मतलब एक ही है, पेमेंट ऑफ अ लोन इन इंस्टॉलमेंट बाय द बोरोवर। आपको इस डेफिनेशन को याद नहीं करना है। आपको पेपर में क्या करेगा, ये लाइन देगा और आपको ऑप्शन में ये देगा, आपको बताना होगा कि पेमेंट ऑफ लोन इन इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं। वहां पर एक ऑप्शन देगा ईएमआई, वो गलत होगा, बिकॉज ईएमआई तो उस अमाउंट को कहते हैं ना। जैसे ईएमआई मेरी 15,000 रुपए महीने की है, तो वो अमाउंट को ईएमआई कहा जाता है, वो इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है। इस प्रोसेस को, इस पेमेंट के मेथड को एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ बात समझाना चाहूंगा, जिंदगी के लिए इसे याद रखना। कभी भी आप जिंदगी में लोन लेते हैं, चाहे वो मकान का लोन है, चाहे वो किसी भी चीज का लोन है, जल्दी जल्दी पैसे को उतारना, जल्दी जल्दी। वो ऑप्शन होता है प्रीतेश, जल्दी जल्दी पैसे को उतारना। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। मैंने बैंक से लिया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन, और बैंक का जो रेट था वो था, मान लेते हैं 12%। तो 12% का मतलब मैं कह सकता हूँ 1% पर मंथ। मैं बहुत सिंपल मैथ्स लगा रहा हूँ, तुम्हारा सीआई ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ, देसी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। 1% पर मंथ का मतलब है कि क्या मुझे हर महीने 1,000 रुपए देना होगा ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट। 1% ऑफ दिस 1 लाख इज 1,000। तो मेरे को बैंक ने एक सलाह दी कि आप एक काम करो, 1 लाख रुपए ले लो और 1 साल के लिए अपना पूरा बनवा लो या 4 साल के लिए बनवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ईएमआई जो है अपनी भरेंगे 10,000 रुपए महीना। अब मुझे एक बात आप देख के बताओ, 10,000 रुपए में क्या 1,000 रुपए ब्याज के हैं? प्लीज फोकस करें, ठीक है। और बाकी जो 9,000 रुपए हैं वो कैसे हैं? वो आपके प्रिंसिपल में से कम होंगे। ये तो इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। अब ये 1,000 तो चला जाएगा, तो क्या नेक्स्ट महीने के केस में इस 1 लाख रुपए में से 9,000 रुपए माइनस होंगे, यानी 91,000 आपका बचेगा, क्योंकि आपने जो 10,000 दिया था उसमें से 1,000 रुपए बैंक की अपनी कमाई थी, बाकी 9,000 रुपए आपने अपनी किश्त उतारी थी। अब 91,000 का 1% लोगे तो क्या वो 910 आएगा? यानी इस बार आपको क्या करना है, अपने जो भी आप 10,000 रुपए किश्त भरोगे, क्या उसमें से 910 रुपए जो है इंटरेस्ट होगा, और बचा हुआ जो पैसा है आपका, ये थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? यानी 10,000 में से अगर आप 910 को हटा देते हो तो क्या ये ग्रेटर देन 9,000 होगा, जो कि इस बार आपने अपना उतारा है? सोच के देखो भाई, पहले 1,000 था तो 9,000 उतरे, तो क्या इस बार 9,000 कितना बचा भैया, फटाफट से बताओ। 9,090 बचा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, चेक करके बताओ। 9,090 बचा, ठीक है। इस बार आपने क्या करा है, 9,090 कम कर दिया, तो इसमें से इस बार मैं 9,090 हटाऊंगा। थोड़ा थोड़ा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। इतना बचा। अगली बार क्या होगा, ब्याज सिर्फ 819 रुपए ही है, तो क्या इस बार 9,090 से भी कुछ ज्यादा हो गया? सोचिए जरा। यानी अगर आप शुरुआत में अपनी बैंक की किस्तें अच्छे से भरते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही जल्दी आपका जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है डाउन आ जाता है। सोच के देखो जरा। इसलिए कभी भी जिंदगी में लोन लेना तो शुरुआत के जो 20-30% ऑफ द टाइम है उसमें ज्यादा से ज्यादा किस्तें भरने की कोशिश करना, वरना लंबे समय में आप फंस जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल, एक ऐसे इंसान का जो कि किस्तें अपनी अच्छे से नहीं भरता। अगर उस इंसान को उसे कहा गया था कि 10,000 रुपए महीने की किस्त आपने भरनी है, तो 10,000 रुपए में 1,000 रुपए तो उसका था ब्याज, और 9,000 जो था वो था उसका प्रिंसिपल। अब उस इंसान ने ध्यान नहीं दिया इस चीज, तो उसने कहा अरे भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसने 1-2 महीने किस्तें नहीं भरी, या फिर उसने 5,000 रुपये पे करा। अब 5,000 रुपये पे करने में क्या है, बैंक वाला तो अपना 1,000 ले गया, तो इस 9,000 की जगह सिर्फ 4,000 उतरा। सोचो। यानी इस बार यहाँ पर जो 9,000 कम होना था, इसकी जगह सिर्फ 4,000 कम हुआ, और यहाँ पे अभी भी 96,000 खड़ा हुआ है। अब 96,000 का जो ब्याज है वो भी 960 है। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें उसका क्या होगा, 1 साल के बाद भी जब वो जाएगा तो उसे पता लगेगा कि भाई जो 1 लाख रुपए आपने लिए थे ना, अभी उसमें 90,000 रुपए तो शेष है हमारा, जो बकाया है आपके पास। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वो पूरे पूरे साल किस्तें भरते रहते हैं, कभी 2 महीने की एक साथ, कभी 3 महीने की एक साथ, और बाद में वो देखते हैं कि अगर उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 10 के 10 लाख रुपए या 9.5 लाख, 9.25 लाख रुपए अभी भी वैसे के वैसे वहां पे आउटस्टैंडिंग है। इसलिए जीवन का एक उसूल सिखा रहा हूँ, जब भी आप कभी लोन लेंगे, चाहे आप मकान के लिए लेंगे, चाहे आप बाइक के लिए लेंगे, तो इनिशियल 30% जो है उसकी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो आप मैक्सिमम भरेंगे, मैक्सिमम। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? जी हाँ, बिल्कुल। ईएमआई तो बस कौशिक के एक अंदाजे के तौर पे होता है। अगर आपकी ईएमआई मान लेते 12,000 की बन गई, तो आप चाहो तो 50,000 भर दो, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो तो आपके लिए बस पर्सपेक्टिव बनाने के लिए है कि चलो 15,000 रुपये अगर मैं 15 साल तक भरूंगी तो मेरा इतने का लोन उतर जाएगा। आप चाहो तो पहले भर दो। समझ पा रहे हैं बात को?
6 टाइम की बिट 2 टाइम में कर देते हो, सिविल स्कोर खराब होता है। सिविल स्कोर थोड़ा सा अलग चीज हो गई। हाँ, सिविल बढ़िया करने के लिए बीच बीच में आपको लोन वगैरह लेना होता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सिविल स्कोर से ज्यादा अपनी जेब को देखो, बिकॉज जेब बढ़िया है तो सिविल अपने आप ठीक हो जाएगा। आप सबसे पहले देखो आपकी बचत कहाँ पे है। अगर आप बचा सकते हो तो बचा जाओ, मतलब ये मेरा, दिस इज माई आइडिया ऑफ लाइफ। अगर इफ यू कैन सेव यू शुड सेव। ठीक है, चले आगे। सभी को सारी बात समझ आ गई। अब एक दूसरा इंसान है जो कि क्या करता है, 1 लाख रुपए का ही लोन लेता है और उसने, उसकी किस्त थी 10,000 रुपए की, और उसमें 1,000 रुपए जो था उसका था ब्याज, और 9,000 रुपए था उसका उसका जो मूल है। समझ पा रहे हैं बात को? ये अगर मैं 10,000 की जगह यहाँ पर सोचो 15,000 जमा कर दूं, तो क्या पूरे पूरे 5,000 जो है मेरा लोन का जो प्रिंसिपल है उसमें से ही कम होंगे? क्योंकि बैंक को तो अपने 1,000 रुपए से मतलब है, आप एक साथ 10 भरो, 20 भरो, 50 भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली अगर कोई किस्तें जरूरत से ज्यादा भर देता है तो उसका जो है आपका काफी ज्यादा जल्दी जल्दी लोन उतरता है और उसका ब्याज का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। ईएमआई और किस्त में कोई फर्क नहीं है शिवराज, आमतौर पर ईएमआई को ही किस्त बोलते हैं। ठीक है, किस्त मतलब जो टोटल अमाउंट है उसका एक हिस्सा। क्या आपको एमोर्टाइजेशन समझ आ चुका है? प्लीज कंफर्म करें। अभी मैंने एक ही टर्म आपको समझाई है, कोई कोई टर्म जल्दी जल्दी समझाऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जो इंपॉर्टेंट है उसे डिटेल में समझो। आगे चलते हैं। इसे समझते हैं जरा, एनिमल स्पिरिट क्या होता है। पहले मैं एक बार डेफिनेशन रीड करूंगा आपके लिए, उसके बाद उसे समझाऊंगा। ठीक है, एनिमल स्पिरिट का मतलब इन शॉर्ट होता है कॉन्फिडेंस, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, वाज कॉल्ड बाय जेएम कीन्स एज एनिमल स्पिरिट। किसने टर्म दिया था? जेएम कीन्स ने टर्म दिया था। फॉर कीन्स दिस इज द नाइव ऑप्टिमिज्म बाय व्हिच एन एंटरप्रेन्योर पुट्स असाइड द फैक्ट ऑफ लॉस एज अ हेल्दी मैन पुट्स असाइड द एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्थ, बट फ्रॉम वेयर डज दिस एनिमल स्पिरिट कम फ्रॉम इज अ मिस्ट्री। ये वो कहानी मैंने आपके लिए रीड कर दी है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको कुछ भी समझ आएगा। मुझे एक बात बताओ, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्या आपको ये भूलना पड़ता है कि जो सीटें हैं बहुत ही कम है, जो चांसेस है सिलेक्शन के बहुत ही कम है, इट इज लेस देन 1%। क्योंकि अगर आप उसे नहीं भूलोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप घबराते ही रह जाओगे। इसी तरीके जब आप रात को अलार्म लगाते हो तो क्या आपको भूलना होता है कि मृत्यु भी कोई चीज है? क्या पता सुबह हो ना हो, लेकिन फिर भी जब आप अपना अलार्म लगाते हो तो आप इस एक्सपेक्टेशन से लगाते हो, आप कल का प्लान बनाते हो, 1 महीने बाद का प्लान बनाते हो। जैसे मैंने अभी से अपने कोर्सेज दिसंबर तक के लाइव करा रखे, आपने नोटिस करा होगा, दिसंबर 2022 के अंदर भी मेरे कोर्सेज वहां पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे भूलना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ कोई चीज है, जिंदगी कोई चीज है, मौत कोई चीज है, आना कोई चीज है, जाना कोई चीज है, इन सबको मुझे भूलना होगा। अरे कहने से कुछ होता तो क्या बात होती, समझो समझो, बी मैच्योर। ठीक है, तो ये चीजें हमें भुलानी पड़ती है। इसी तरीके अगर कोई नया बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है कोई, क्या उसे भुलाना होगा कि चांसेस बहुत ही कम है सक्सेस के? क्या उसे भुलाना होगा कि लॉस बहुत सारा हो सकता है? हर एक जो नई कंपनी होती है, चाहे वो ओला है, उबर है, ये ओला का भी स्कूटर आया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, या जोमेटो है, स्विगी है, इन सबको भुलाना पड़ता है और उन्हें कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना होता है कि हाँ यार हम कर ही लेंगे। आपने सुना होगा बॉब द बिल्डर करके कार्टून आता था, उसमें वो कहता था कि करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ। तो एंड में जो नीली वाली क्रेन थी वो कहती थी हाँ कर ही लेंगे। कुछ उसी टाइप का यहाँ पर है कि एनिमल स्पिरिट जो है बेसिकली आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि आपको जो है पुश करना है और आपका होगा ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, यानी एनिमल स्पिरिट का एक मतलब है कॉन्फिडेंस, दूसरा मतलब है बी पॉजिटिव ऑलवेज, और ये दी गई है जीएम कीन्स के द्वारा। क्या ये तीन बातें आपको इस पेज से समझ आ गई? यानी यू शुड हैव दैट एनिमल स्पिरिट विद इन यू व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, बिकॉज अगर आप परसेंटेज प्रोबेबिलिटी पे खेलोगे ना तो बढ़िया सीटें देखो 2000 के आसपास है, 4600 की बात मैं कर रहा हूँ। और बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो 20 लाख के आसपास है, उसमें से 8 लाख बच्चे तो पेपर भी देते होंगे। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये बचा जी आपके पास इतना परसेंटेज है आपका 4600 ग्रेड पे मिलने का। अब अगर आप इस तरीके सोचोगे तो क्या आपको लगता है कभी सिलेक्शन हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आपको एनिमल स्पिरिट अपने अंदर मेंटेन करना ही होता है कि 2000 सीटें है ना, मुझे तो एक ही चाहिए। इस तरीके की सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बिजनेस में भी ये सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई हाँ, मेरा सक्सेस जो है होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलें। क्या इस बात को आप समझ गए? एनिमल स्पिरिट आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, ये तो बहुत फर्जी चीज है। डेप्रिसिएशन तो सुना ही होगा आपने, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको जीडीपी वाला पोर्शन पढ़ाया था, है ना? जीडीपी में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज की वैल्यू में जो गिरावट आती है समय के साथ उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वहां पर कई बच्चों ने ये बात कही भी होगी कि अगर किसी एसेट की प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, जैसे लैंड हम खरीदते हैं वो तो महंगा हो जाता है, तो वो एप्रिसिएशन कहलाता है ना? वो एप्रिसिएशन कहलाता है। अब पीडीएफ आपको मिलेगी साक्षी। अच्छा, एक सजेशन मैं आप सबको दूंगा, प्लीज नोट्स ना बनाएं, समझदारी से चले। अगर आप लिखते रह जाएंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, बस आपका फायदा नहीं होगा। सजेशन है सिर्फ सुने पेन कॉपी छोड़ के, बाकी आपकी मर्जी।
ठीक है, समझदारी इसमें है कि आप अपना अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें, सिर्फ क्लास पे फोकस करें, डाउट हो तो ही कमेंट खोल के लिखें, अदरवाइज दूसरे के कमेंट पढ़े भी ना और अपना करे भी ना। एप्रिसिएशन उससे उल्टा है, इट शोज द इंक्रीज इन वैल्यू एंड इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग टू सेंसेस। दो रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है, पहले मैं रीड करूंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा। इट इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन एसेट ओवर टाइम सच एज लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये वो, इसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। इट इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी और करेंसीज, इट इज मार्केट बेस्ड द इकोनॉमिक फ्लोज। कहानी वाली देखो, अभी आपने सुना होगा जो हमारा रुपी है वो बहुत ज्यादा डिप कर गया है, 77 रुपीज पर डॉलर के आसपास चल रहा है, हो सकता है फिर से चेंज हो गया, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ बस, ठीक है। 77 रुपीज में $1 आपको मिलेगा। अब मान लेते हैं $1 जो है आज से कुछ समय पहले 50 रुपए का था, आज $1 मान लेते हैं 70 रुपए का है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी करेंसी डिप कर गई है? मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है बुरा है, ये बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। एक्सपोर्टर्स के इस समय बहुत मजे आ रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्टर्स है उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे जो कि नीडेड नहीं है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब हमारी जो रुपये की वैल्यू वो पहले से गिर गई है, वो गिरना फायदेमंद है नुकसानदेह वो बाद में बात करेंगे। तो क्या मैं इसे डेप्रिसिएशन कह सकता हूँ रुपये की वैल्यू में? ये रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई यार, पहले तो ₹1 में इतना डॉलर आता था 1/50, अब ₹1 में 1/70 आता है। लेकिन क्या इसी चीज को मैं डॉलर का एप्रिसिएशन कह सकता हूँ कि $1 में यार अब तो 50 की जगह 70 रुपए आ जाते हैं? तो ये तो हो गया सेकंड वाला पॉइंट कि जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में बढ़ जाती है तो उसे करेंसी का एप्रिसिएशन कहते हैं, इससे उल्टा डेप्रिसिएशन होता है। पहले वाला आपको पता ही है, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, जब किसी भी जमीन की किसी सामान की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मशीन खरीदी आज से 15 साल पहले अपनी फैक्ट्री में, 1 लाख रुपए की। थोड़ा समझ के देखना, वो मशीन जो है उस समय जो लोहा है वो 30 रुपए किलो हुआ करता था, मान लेते हैं 20 रुपए किलो हुआ करता था, 20 रुपए पर केजी लोहा था। और उस मशीन का जो वजन था वो था मान लेते हैं 500 किलो। बताओ मल्टीप्लाई करके कितने का लोहा लगेगा उसमें? 10,000 का, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसे, मैं मान लेता हूँ 1 टन की मशीन थी, 1,000 किलो की मशीन थी, तो क्या 20,000 रुपए का उसके अंदर लोहा लगेगा, मटेरियल लगेगा? तो 1 लाख की कैसे हो गई? बिकॉज बनाने का खर्चा, छोटे छोटे पार्ट्स का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जीएसटी, उस समय सेल्स टैक्स होगा, इस तरीके के खर्चों को मिला के। अब सोचो कि अगर मैं आज मशीन खरीदता हूँ तो क्या यही मशीन जो है मुझे बहुत महंगी मिलेगी? ये जो 1 लाख की मशीन है, इस समय लोहा मान लेते हैं 60 रुपए का है, तो यही मशीन सेम मान लेते हैं कोई टीवीएस की मशीन थी, हाइपोथेटिकल केस है, यही टीवीएस की मशीन जो है मान लेते हैं आज 6 लाख की हो चुकी है। तो क्या आपको नहीं लगता इस 6 लाख की मशीन के कंपैरिजन में कोई मेरी पुरानी मशीन ही खरीद लेगा 2.5 लाख की? तो यार इसे ठीक करा लूंगा यार, कोई बात नहीं। तो क्या मेरे लिए मेरी मशीन मुझे दोनों तरफ से कमा के दे रही है? एक तो उस मैंने 15 साल उससे कमाया, बहुत सारी चीजें बना दी, लाखों सामान बना दिए, उसके बाद भी मेरी मशीन का दाम बढ़ गया। ये सेम होता है जमीन के केस में। जमीन जो है अगर आप खरीदते हैं, बहुत तेजी से उसके रेट बढ़ते हैं कुछ इलाकों में, और वो खरीदने का भी गोल्डन पीरियड होता है जब एक नई कॉलोनी बनती है। जनरली स्पीकिंग उससे 15 साल के बाद जो टाइम आता है, उससे 5-7 साल का जो टाइम होता है उसमें उसकी स्पीड सबसे तेजी से बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई एक कॉलोनी है जो अभी अभी बनी है, मान लेते हैं गाजियाबाद में, तो जीडीए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई कॉलोनी बना दी, मान लेते हैं इसका नाम है पेरिस। मानने में क्या जा रहा है, मुझे खुश हूं तो पेरिस है इसका नाम, ठीक है। पेरिस है जी, गाजियाबाद में हिंडन पार करते पेरिस पड़ेगा। अब फैंसी नाम रख दिया उन्होंने। तो होगा क्या कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे जमीन खरीदी 100 रुपए मीटर के हिसाब से, यही जमीन आज से 20 साल बाद जो है मान लेते हैं हो गई 5,000 रुपए मीटर। तो क्या मेरे जो पैसा मैंने लगाया है वो मेरा एप्रिशिएट कर गया? सोच के देखो, मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, 5,000 का हो गया। तो ये होता है आपका एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, यानी एप्रिसिएशन इज अपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी तक दोस्तों पढ़ के ये तो आप समझ चुके होंगे कि ये 100 टर्म्स एक सेशन में तो नहीं खत्म होंगे, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो आराम से बैठिए, चीजों को सीखिए। अगर आपको समय बचाना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुनते रहें, पेपर में टिक करके आए आप, ठीक है। 2 सेशन तो मेरे हिसाब से मिनिमम लग जाएंगे। एप्रिसिएशन भी आप समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। ये समझाता हूँ। ARCs फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हर हाल में। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, अभी जैसे एक बच्चे ने, कृतेश ने लिखा था, जब अभी स्लाइड इस समय ब्लैंक है तो चिंता ना करें। अभी एक बच्चे ने लिखा था, कृतेश ने, जब मैंने एमोटाइजेशन पढ़ाया था तो उन्होंने लिखा था कि सर ये वही है जो ऑप्शन होता है। तो मैंने कहा नहीं भी, ऑप्शन अलग चीज है, ये अलग चीज है। ऑप्शन क्या होता है, थोड़ा सा इस पे नजर में डालता हूँ। जब आप किसी सामान, कोई पैसा लेते हैं बैंक से, तो बदले में वो क्या करता है, कोई चीज गिरवी रखता है, जिसे कोलेटरल बोला जाता है। जरूरी नहीं है हर तरीके के लोन में कोलेटरल दिया जाए, आजकल कोलेटरल फ्री लोन भी आते हैं। बट मान लेते हैं कोई ऐसा, आपने हाउसिंग लोन लिया है, आपने नहीं, किसी और ने लिया, आप अपना कभी इमेजिन मत करो, ठीक है। मान लेते हैं किसी ने अपने मकान के ऊपर लोन खरीदा, लोन लिया है, उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसके मकान की जो कीमत है मान लेते हैं 80 लाख, तभी तो लोन मिलेगा। अगर मकान की कीमत ही 5 लाख होगी तो बैंक लोन नहीं देगा।
80 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन दे दिया, अब उसने किस्तें भरनी थी, अब उसने किस्तें नहीं भरी, 3 महीने तक वेट करा गया तो उसे फिर एनपीए में डाल दिया, नॉन प्रॉफिटेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया। उसने उसके बाद भी किस्तें नहीं भरी, तो जैसे ही 6 महीने हो गए तो उसके घर पे नोटिस भेजा गया कि भैया कुछ करो। जो गारंटर थे उनके घर पे नोटिस भेजा गया। उसके बाद भी 6 महीने बीत गए, तो फाइनली क्या हुआ, अब ये सिचुएशन आ गई है कि इस मकान को बेच कर वो पैसा निकालना होगा। ये नीलामी बोलते हैं इसे, सुना होगा आपने, ऑक्शन बोला जाता है इसे। जनरली आपने अपने आसपास ऐसा ऑक्शन नहीं देखा होगा, बिकॉज आमतौर पर देखिए जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो इन चीजों से बहुत डरता है। तो वो चाहे खाना नहीं खाएगा, वो किस्तें अपनी टाइम से भरेगा, टाइम से नहीं भरेगा थोड़ा लेट कर देगा, बट वो ऐसी नौबत नहीं आने देगा। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज उनके जो लोन्स है वो भी 50 करोड़ 100 करोड़ इस तरीके के लोन्स होते हैं, या कोई बहुत बड़े बड़े मकान है, तो वहां पर ये सिचुएशन होती है। एक मूवी है बहुत पुरानी, ओम जय जगदीश करके, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उसका जो आखिरी का 1 घंटा है उसमें वही दिखाया जाता है कि जो अभिषेक बच्चन है वो उसमें 100 सेकंड में कोई ऐसा कमाल करके दिखा देता है कि वो जो ऑप्शन है उससे कहानी बच जाती है। खैर उस तरफ हम नहीं जाएंगे, उसकी बात आप बाद में कभी करना मेरे साथ। ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, ऑप्शन का मतलब होता है नीलामी, ठीक है। अब वो नीलामी होगी तो सादा मकान तो कोई भी खरीद लेगा। ये 80 लाख का जो मकान है, ये 80 लाख का मकान अगर 50 लाख का मिलेगा और आपके पास मान लेते हैं 50 लाख है, तो क्या आप इसे खरीद नहीं लोगे? बिल्कुल खरीदना चाहिए, नहीं तो बहुत समझदारी है। 80 लाख की चीज 50 लाख की मिल रही है, खरीद लो, 2 महीने बाद बेच देना। लोग ऐसा करते हैं, सच में ये होता है। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो ऐसे सौदे ढूंढते हैं। अचानक कहीं से बैंक ने किसी चीज का ऑप्शन करा, हाथों हाथ पेमेंट करी, 6 महीने बाद बेच दिया। उससे क्या होता है, बैंक अपना 10 लाख ले जाता है, बाकी 40 लाख मकान के मालिक को मिल जाते हैं, और जो खरीदता है उसका भी फायदा हो जाता है कि उसे सस्ते में मिल रहा होता है। समझ गए जी बात को? अब आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई एक्सपोर्टर की कोई फर्म है, तो आप एक्सपोर्टर की फर्म खरीदना चाहोगे? मान लेते हैं एक्सपोर्टर की फर्म बिक रही है 50 लाख की, खरीदोगे? क्या करोगे खरीद के? सोचना, आपको पता ही नहीं वो कैसे एक्सपोर्ट करता है, कैसे वो मशीनें चलती हैं, उसकी लेबर कहाँ से आती है, उसका अकाउंटेंट कौन है, वो सिजर्दी वाला काम नहीं है। तो क्या जो फर्म्स होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उसे खरीदने के लिए आपको उस बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मकान तो खरीद लो, मकान में दो ही चीजें तो हैं, एक तो जमीन की कीमत, एक बिल्डिंग की कीमत। दोनों कोई भी इंसान जज कर सकता है। कैसे? पड़ोसी का रेट पूछ लो, जो पड़ोसी के मकान का दाम है वो इसके मकान का दाम है, लमसम। तो लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, मान लेते हैं कोई शिप बिल्डिंग कंपनी बिक रही है, तो आपको लगता नहीं कि क्या करोगे शिप बिल्डिंग कंपनी खरीद के? मतलब क्या ही करोगे? मतलब आप एक तो अपना 50-100 करोड़ रुपए वहां फंसा दोगे, दूसरा आपको पता ही नहीं उसका क्या करना है। तो ऐसी कंपनीज को खरीदने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी होती हैं, जिन्हें बोलते हैं एआरसीज, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एआरसीज इन्हें बोला जाता है। दे एक्वायर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो अभी एनपीए मैंने समझाया था, फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक की जगह और कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एनबीएफसी वगैरह, उससे। उसके बाद क्या होता है, वो उसे खरीदती है, उसके छोटे छोटे हिस्से करती है और उसे बेच देती है। समझ गए? यानी ये कंपनी है, शिप बिल्डिंग कंपनी, वो बिकी, तो मान लेते हैं किसने खरीद लिया उसे, और उसके बाद उसने क्या करा, उसकी शिप जो है एक दूसरी शिप वाली कंपनी को बेच दी है, जमीन किसी और को बेच दी, मशीनरी किसी और को बेच दी। यानी उसे वो डिसमेंटल करके क्या करती है, मार्केट में बेच देती है और बहुत सारा मुनाफा कमाती है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करें एक बार। यानी ये एनपीए से जुड़ा है, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सरफेसी एक्ट 2002 है, जिसके तहत एआरसीज को भी बहुत ज्यादा आप कहेंगे पावर दी गई है। यानी अब एआरसीज जो है बेसिकली, सरफेसी एक्ट ये कहता है कि अगर आप किस्तें नहीं भरोगे तो आपका मकान नीलाम कर दिया जाएगा और वो एआरसीज को बेच दिया जाएगा। ठीक है? सरफेसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट नहीं होती है, ये प्राइवेट कंपनीज होती है जनरली, बहुत बड़ी बड़ी कोई कंपनीज हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मुंबई में एक एआरसी है, ठीक है, जो बिल्डिंग्स को खरीदती है। आपने देखा कई बार आपके घर के आसपास एक कॉम्प्लेक्स प्लाजा होता है जो चलता ही नहीं, उसमें सिर्फ 2-4 बार्बर्स की शॉप और एक किराने की शॉप चलती रहती है, बाकी मिठाई वाले अच्छे अच्छे आके चले जाते हैं, कपड़ों वाले अच्छे अच्छे आके चले जाते हैं, वो चलती ही नहीं दुकान। तो मान लेते हैं ऐसा कोई एसेट क्रिएट हो गया, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स, कोई प्लाजा, बिल्डिंग, टावर खड़ा हो गया है, जो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, और उसमें बहुत सारा कर्जा हो चुका है। तो एआरसी उसे खरीद के, उसे डिसमेंटल करके या किसी भी तरीके से बेच देगा या खुद रन करने की कोशिश करेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? सर अगर वो बिका ही नहीं तो एआरसी उसे नहीं खरीदेगा। वो एआरसी इतना समझदार है, पहले वो देखेगा और उसके बाद ही उसे बेचेगा। डिसमेंटल करने का मतलब एक्चुअल में ये नहीं कि हाथ पैर अलग कर देना, डिसमेंटल करने का मतलब होता है उसे पार्ट्स में बेचना। डिसमेंटल शब्द वैसे तो इस्तेमाल करा जाता है कि मैंने अपने माउस को देखो डिसमेंटल कर दिया, बट डिसमेंटलिंग का यहाँ पे मतलब है कि उसके छोटे छोटे हिस्से करके फिर उसे बेच दिया। समझ गए? जैसे एक पनीर का टुकड़ा बिक रहा था बाजार में 80 रुपए का, आपने इसे छोटे छोटे हिस्से करे, इसमें बहुत सारी केचप वेचप डाली, इसे फर्जी बनाया और उसे बेच दिया 200 रुपए का। तो आप एक एआरसी है, समझाने का तरीका है बस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं एआरसी का मतलब, आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा समय लगेगा, आराम आराम से समझना। एसेट क्या बढ़िया टर्म है जी, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी जब बैंकिंग वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझो। एक शब्द होता है एसेट, एक शब्द होता है लायबिलिटी। आराम से समझना।
ये समझना बहुत जरूरी है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो तो कहेंगे अरे सर क्या फर्जी चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन जो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे हैं उन्हें समझने में बड़ी दिक्कत होती होगी। एक लाइन बताता हूँ, याद रखना, जो मेरा है चाहे वो कहीं पर भी है वो मेरा एसेट है। ध्यान से सुनना, जो मेरा है वो चाहे मेरे पास है, चाहे वो आपके पास है, चाहे किसी के पास है, वो क्या है, मेरा एसेट है। हमारा दिल आपके पास है तो वो मेरा एसेट है, क्योंकि वो दिल हमारा है। क्योंकि वो आपके पास है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबल का मतलब होना होता है रिस्पॉन्सिबल होना, यानी लाइबल टू पे इट बैक, यू आर लाइबल टू रिटर्न। आपको इसे वापसी करना है तो क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? एसेट वो है जो मेरा है, जो कहीं पर भी है, और लाइबिलिटी वो चीज होती है जो मेरी नहीं है। समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। जैसे ये पेन मैं आपको देता हूँ, ये ले जाओ मेरे दोस्त, ये पेन ले जाओ, तो और ये पेन आपके पास है, आप इसे घर रख के बैठ गए, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, तो ये पेन मेरा एसेट है, बिकॉज ये मेरा है। चाहे ये मेरे पास है, चाहे वो आपके पास है, चाहे पड़ोसी के पास है, चाहे किसी चोर के पास है, ये मेरा है तो मेरा एसेट है। आपके लिए वो लाइबिलिटी है, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कभी उसे वापसी करोगे। यानी अगर मैं बैंक के लिए बात करता हूँ, तो बैंक के लिए अब जरा देखें आपका दिमाग कितना तेज चलता है, ईमानदारी से आंसर देना, दूसरे बच्चे के कमेंट को देख के आंसर मत देना। बैंक जो लोन देता है वो बैंक का क्या है? बैंक के लिए लोन क्या है? बैंक के लिए लोन उसका एसेट है, क्योंकि बैंक को पता है आज नहीं तो कल वापसी आएगा। इसी तरीके जो आप लोन लेते हो आपके लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है, बिकॉज यू आर लाइबल टू पे इट बैक, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इट बैक। लेकिन जब बदले में आपने अपना कोलैटरल रखा था, दिस कोलैटरल इज बैंक्स क्या, ये बैंक का क्या है कोलैटरल? बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज ये बस उस पर रखी हुई है, उसका नहीं है मकान, बैंक ने तो बस अपने पास रखा हुआ है, लेकिन ये आपका एसेट है। इसी वजह से कहते हैं एसेट के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, बिकॉज एसेट एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी इनकैश कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, मेरा जो लैपटॉप है ये मेरे लिए एसेट है, लाइबिलिटी है? ये मेरे लिए एसेट है, बिकॉज ये मेरा है, मैं जब चाहूँ इसे बेच सकता हूँ। मैं ऐसा करूंगा नहीं, हाइपोथेटिकली बात करूँ, समझ गया पूरे तरीके। मान लेते हैं कि आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। अब रेंटेड हाउस आपके लिए क्या है? आपके लिए एक लाइबिलिटी है, बिकॉज दिस इज नॉट योर्स, यू विल हैव टू गिव इट बैक। जो कीज है ये आपको देना ही होगा। इसी तरीके जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके लिए वो एसेट है, बिकॉज वो उससे पैसा कमा रहा है, वो उसका है, भले ही वो आपके कंट्रोल में, बट इट इज हिज एसेट। कितना सिंपल है देखो। ये सिंपल डेफिनेशन ना बड़ी जरूरी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी होती है, अब इसे पढ़ के देखो। एनीथिंग विच हैज अ मनी वैल्यू ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म इज कॉल्ड एन एसेट। क्या भैया, मनी वैल्यू लिख दिया, ओन्ड लिख दिया, इंडिविजुअल, फर्म, फैंसी बनाने के लिए कंफ्यूज कर दिया बच्चे को। तो आपको सिंपल तरीके ध्यान रखना है। कोलैटरल का मतलब मॉर्गेज नहीं होता, दोनों अलग अलग चीजें। कोलैटरल का मतलब इन शॉर्ट, जिसे देखकर आप मुझसे लोन लेते हो, वो जो सामान है वो कोलैटरल है। समझ गए? कोलैटरल वो चीज होती है जिसके अगेंस्ट आप लोन लेते हो। एनीथिंग विच हैज अ मनी वैल्यू, जिसकी कुछ कीमत होनी चाहिए, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म इज एन एसेट। सिंपल सी बात है। अब टेंजिबल वो चीज होती है जिसे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, इधर से उधर लेके जा सकते हो सकता है ना भी लेके जा सको। वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो फोन है, बताओ मेरे लिए एसेट है, लाइबिलिटी है? मेरे लिए एक एसेट है। क्या ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? टेंजिबल है, मैं इसे जहां चाहे ले जा सकता हूँ। बट जो मेरा ज्ञान है, ये क्या है आपके हिसाब से? क्या टेंजिबल एसेट है? हाँ सर, आप दिमाग कहीं भी लेके जा सकते हो। नहीं यार, ऐसी बात नहीं, दिमाग तो सबके पास है। जो नॉलेज है, नॉलेज इज नॉट टेंजिबल, इट इज इनटेंजिबल। एक और तरीका, टेंजिबल एसेट्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। फोन ले जाओ मेरा, माउस ले जाओ, मान लेते हैं लैंप ले जाओ, दूसरा लैपटॉप ले जाओ, वेबकैम ले जाओ, पेन टैब ले जाओ। बट इनटेंजिबल एसेट्स क्या इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं? आंसर इज नो। बट क्या ट्रांसफर नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। लाइक ब्रांड नेम कई बार होता है ना, ट्रांसफर हो जाता है। ओला ने इसे खरीद लिया, और मान लेते हैं फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, तो ये हो सकता है, बट इट इज नॉट दैट इजी। वो अल्टीमेटली एक पूरा का पूरा ब्रांड बिक जाएगा, वो एक अलग बात है। बट लार्जली जो नॉलेज है, ये सब चीजें जो है, ये इनटेंजिबल एसेट्स में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा जो एक शब्द है ना, ये टाटा शब्द जो हमारा है ना, इससे हमें अलग ही लगाव है। आप कभी भी नोटिस करना, यानी नमक खाएंगे तो टाटा नमक खाएंगे, प्यूरो हेल्दी सॉल्ट, मतलब उतना नहीं चला जितना टाटा चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा बहुत अच्छा है बुरा है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल समझा रहा हूँ बस। जबकि प्यूरो हेल्दी सॉल्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। कितने का था? 100 रुपए का था। टाटा का नमक कितने का? 25-30 रुपए का मान लो। महीने में 1 किलो नमक से ज्यादा तो नहीं खा पाते होगे, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं खा पाते होगे। 70 रुपए महीने का फर्क है बस। इट इज लाइक नथिंग। सोच के देखो, अरे गोभी मंचूरियन खा जाते हो इतने का, तुम हाफ प्लेट, है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो जो एक ब्रांड वैल्यू थी यहाँ पर, जो कि मैं आपको यहाँ ब्रांड नेम, गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस, ये सब चीजें जो है, ये टाटा के पास सबसे मजबूत है। ठीक है, समझ गया पूरे तरीके? तो इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, लेके नहीं जा सकते, बट ये भी एसेट्स होते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पूरे तरीके से समझ गए?
अब इसके अलावा और कुछ भी है वो फाइनेंशियल एसेट्स है, जैसे कैश आपकी जेब में पड़ा है, आपके बैंक में आपने पैसा जोड़ा हुआ, मान लेते हैं आपने बैंक में क्या करा हुआ है, आपने 10 रुपए की एफडी करा रखी है। अभी 10 रुपए की एफडी ना कोई ये कोई कारोबार थोड़ी है, तो ये भी नहीं है, ना ये कोई ब्रांड नेम है, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट के अंदर आता है। आपने कोई शेयर खरीदे हुए, डिवेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स खरीदी हुई है, एफडी आरडी कुछ करा रखी है। क्या पूरा पेज आप अच्छे से समझ चुके? ठीक है, आगे चलते हैं। और टर्की बड़ा सिंपल है जी। इंटेंजिबल एसेट में भी टेंजिबल, एक एग्जांपल दो स्टूडियस। इंटेंजिबल एसेट कौन सा ऐसा जो टेंजिबल हो सकता है? एन एसेट कैन बी बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट द सेम टाइम स्टूडियस। आप इस तरीके से सोचो, यानी एक कंपनी है टाटा इंडिका, मान लेते हैं टाटा इंडिका गाड़ी है, उसमें टाटा इंडिका जो नाम है वो इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन जो गाड़ी खुद है वो एक टेंजिबल एसेट है। दोनों एक साथ चल सकते हैं, तीनों भी एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चले दोस्तों आगे। अब प्लीज फोकस करें, अगला टर्म समझा दो। क्या ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है कि आप खुद ही तैयारी अपनी पूरी कर ले 100%? यस, पॉसिबल है सर। बिना कोचिंग के कर ले? पॉसिबल है सर। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने भी करी है। बिना बुक्स के कर ले? नहीं। हाँ सर, कर सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। बिना यूट्यूब के एक बंद कमरे में आपको खाना पीना अनाज में देता रहता हूँ, सोना चांदी च्यवनप्राश भी खिलाता रहता हूँ, लेकिन एक किताब भी नहीं है, तो क्या कद्दू पढ़ोगे? कहाँ से तैयारी करोगे? यानी 100% आइसोलेशन कोई अच्छी चीज नहीं है। यही चीज देश के अंदर चलती है कि हम कितना ही मेड इन इंडिया करें, बहुत जरूरी है। मेड इन इंडिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी कुछ चीजें हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी ही होगी जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल इकोनॉमी। हाइपोथेटिकली एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुका है पूरे तरीके, तो क्या वो एक सेल्फ आइसोलेशन स्टेट में जा चुका है? ऐसे इकोनॉमी को जो है हम कहते हैं ऑटर्की। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो ऑटर्की का क्लासिक एग्जांपल हो, सटीक एग्जांपल हो, बट कुछ क्लोज एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया वगैरह आ सकते हैं। पर नॉर्थ कोरिया भी डीलिंग करता है, रशिया से करता है, चाइना से करता है, कई लोगों से करता है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि कोई भी इसका क्लासिक एग्जांपल नहीं है। नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज कंप्लीटली ऑटर्की। ठीक है, समझ गए बात को? नहीं, चाइना नहीं आएगा अक्षर, चाइना तो बहुत एक्सपोर्ट करता है, चाइना तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और हम सोचो कितना चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना। तो द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम बस अपने दम पे ही जी सकते हैं, एंड नो इंटरनेशनल ट्रेड। नो को देखो किस तरीके लिखा हुआ है, जोर मारा गया इस पे, यानी नो मींस नो। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है अक्षर। नन ऑफ द कंट्रीज, अच्छा ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, नन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय इट्स पॉपुलेशन। समझ गए ना पूरे तरीके? एक बार बताएं, कुछ देशों ने इतिहास में ऐसी कोशिश करी है, जितने भी, जैसे रशिया है और भी कई सारे ऐसे देश, चाइना ने भी एक टाइम पे कोशिश करी है कि हम अपनी ही एक दुनिया बनाएं, बट वो फेल हो गए वहां पर, क्योंकि इनएफिशिएंट तरीके से चीजें बनेंगी, महंगा बनेगा, तो ऐसी चीजें नहीं चल पाती। इंडिया के केस में टॉयज का एग्जांपल ले लो, अगर हम अपने ही खिलौने बनाने बैठ जाएं तो बहुत महंगे खिलौने बनेंगे। सोच के देखो, चाइना से खिलौना आ जाता है 25-30 रुपए में, अच्छा खासा दिखने वाला खिलौना। सोचो चाइना से यहाँ तक की ट्रांसपोर्टेशन भी है, दुकान वाले ने भी मार्जिन रखा है, बेचने वाले ने, बनाने वाले ने, ट्रांसपोर्टर ने, सब ने अपना मार्जिन रखा है ना। तो हम अपने देश में नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अपने देश में जो बन रहा है वो महंगा पड़ रहा है बाहर से आने वाले के कंपेरिजन में। क्या बात पूरे तरीके से समझ गए? बिल्कुल सही। ग्लोबलाइजेशन के बाद ऑर्डर की मेंटेन करना इट्स नेक्स्ट टू वेरी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं जी। आप इसके बारे में पढ़ा नहीं? मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं जी। मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, जब तक ये टॉपिक्स खत्म, ये टर्म्स खत्म नहीं होगी। आगे चलें, अभी मैं इसी पे स्टिक करूंगा बेटा। चलो आगे चलते हैं जी, इसे समझते हैं। बैकवर्डेशन, a term of future trading which means a commodity is valued higher today than in the future। इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगर कोई चीज कल सस्ती होने वाली है, तो क्या आप उसे कल तक रोकोगे अपनी जेब में? आज ही बेच दोगे? आज ही बेच दोगे? अरे भाई कल मान लेते हैं शेयर मार्केट गिरे नहीं है, तो मैं आज ही बेच दूंगा ना, मैं क्या करूंगा उसे रख के। अगर इससे उल्टा है तो उसे बोलता है कॉन्टेंगो। ये सब आपने, अगर वो एक कोई स्कैम 92 करके मूवी आई थी, उसमें भी समझाया गया, इसे बदला करके काफी चीजें बोली जाती है, बट मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपने को बस टर्म्स पे ध्यान देना है। बैकवर्डेशन और कॉन्टेंगो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कल का दाम और आज का दाम अगर आपस में ऊपर नीचे है, तो वहां पर बैकवर्डेशन और कॉन्टेंगो शब्द का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, आज अगर चीज महंगी है कल से, तो उस केस में आप क्या है, इसे बैकवर्डेशन बोलते हैं, और इससे उल्टा है तो उसे कंटेंगो बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये क्या है? बैड बैंक। बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। बैड बैंक क्या होता है? अरे भाई ध्यान से सोचो। अ बैंक क्रिएटेड स्पेशली टू बाय बैड डेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडिया, इसे बैड बैंक बोलते हैं। मान लेते हैं एक ऐसा बैंक आ गया जिसने कहा एसबीआई तुम पे कितने का एनपीए है, उसने कहा 50,000 करोड़ का, मुझे दे दो, मैं इसे रखूंगा अपने पास। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। वैसा क्यों करेगा कोई बैड बैंक? बताओ वाई, ये जहर क्यों खरीदेगा?
अच्छा, पिछली स्लाइड अभी दिखा दूंगा, पहले आप बैड बैंक के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। कोई कुछ कहना चाहेगा? अरे ट्राई तो करो यार, ऐसे कैसे, सोचो क्या फायदा होगा इसका। मैं समझाता हूँ। देखो, एक ऐसा बैंक है जो कि दूसरों के नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स को अपने पास खरीदता है। हाँ, बहुत बढ़िया, लियोनार्डो का आंसर एक अच्छा आया है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, आरबीआई करता है। काफी बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं। होता क्या है कि चीजों को स्मूथली चलाने के लिए कई बार क्या करता है, सरकार एक कड़वा घूंट पी जाती है। ठीक है। यानी आपने सुना होगा, एक अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को मानते हो तो शिव जी जो है वो एक जहर का प्याला पी जाते हैं, है ना, नीलकंठ। अगर आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी तो आपको पता होगा। कुछ वैसे ही आप यहाँ पे मान सकते हो, बैंक्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके कभी कभार क्या करता है, उसके लिए सरकार या फिर जो है बड़ा बैंक जैसे कि अपने केस में आरबीआई है, वो क्या करते हैं, उन छोटे छोटे बैंकों से क्या करते हैं, वो बैड लोन्स को उठा लेते हैं जिससे कि वो सब स्मूथली चल सके। आपने ये भी सुना होगा कई बार सरकार लोन माफ कर देती है। सुना है आपने, किसानों के लोन माफ हो गए। वो लोन क्या माफ है, वो यही माफ है कि वो लोग नहीं भर पा रहे थे, एनपीए थे, वो जो है गवर्नमेंट ने अपने पास खींच लिए। तो गवर्नमेंट एक बैड बैंक बन गया, जिससे कि वो जो सादे बैंक है, जो छोटे छोटे बैंक चल रहे थे, आरआरबीज थे या और बैंक थे, वो स्मूथली चल पाए। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट का काम है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक द प्रॉफिट। गवर्नमेंट इसलिए नहीं है, गवर्नमेंट है चीजों को स्मूथली चलाने के लिए, बस सब चीजें स्मूथली चलती रहे, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आरबीआई, एनपीसीआई, ये जितनी भी कंपनीज हैं, नाबार्ड है, इनका काम प्रॉफिट बनाना नहीं है। प्रॉफिट बन जाए तो एक अलग बात है, अच्छी बात है, आगे चल के काम आएगा। बट द अल्टीमेट गोल ऑफ आरबीआई इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। वो सिर्फ उसका जो काम है, देश को स्मूथली चलाना है। मैं दोबारा समझाता हूँ स्टूडियो। मान लेते हैं एक ऐसा बैंक है जिसपे बहुत सारा कर्जा हो गया, सरकार ने कहा ये लोन, ये जो कर्जे वाला पोर्शन है, हमारी तरफ ट्रांसफर कर दो और तुम स्मूथली चलो। तो ये सरकार उनके लिए बैड बैंक बन गई। ऐसा क्यों करा जाता है? बिकॉज अगर बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया ना, तो इंडियन इकोनॉमी फेल हो गई। इस वजह से जो है बैड बैंक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। सोचो एसबीआई फेल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि वो देश डूबने डूबने की कंडीशन में आ जाएगा? बिकॉज एसबीआई के अलावा बहुत सारे बैंक है, बट एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक। तो अगर वही डूब गया तो सोचो कितनों का पैसा डूब गया। तो तबाही आ जाएगी। फिर लंच के बाद कहाँ जाओगे, सोचो जरा, है ना। आगे चलते हैं जी। तो वो पैसे देगी, यस टू यस। तो गवर्नमेंट वो जो नुकसान है अपनी जेब पे सह लेगी। ठीक है। ये कुछ ऐसा समझ के देखो कि मान लेते हैं आपके छोटे भाई ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा। अब अगर उसमें उसे लॉस हो गया और आप केपेबल हो, तो क्या आप ये नहीं कहोगे अरे लॉसेस में इधर ट्रांसफर कर दिया, तो चिंता मत कर, तेरा 50,000 का लॉस हुआ है ना, मुझे दे दे, कोई बात नहीं, तू बस हिम्मत दिखा और तू एनिमल स्पिरिट के साथ आगे बढ़। मैंने दोनों टर्म्स आपको रिवाइज करा दी। ठीक है। मैंने बैड बैंक समझा दिया। बैड डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट, एक ऐसा कर्जा जो बैड हो चुका। बैड का मतलब जिससे मुनाफा नहीं कमाया जा रहा। बैंक ने जो 1 करोड़ आपको दिया था, वो 1 करोड़ दिया था इससे पैसा कमाने के लिए। बैंक ने सोचा था अरे 1 करोड़ दिया है, हर महीने 1 लाख आएगा। 1 लाख तो छोड़ो, 1 करोड़ भी गया और 1 लाख भी गया, तो ये तो बैड हो गया ना बैंक के लिए। तो इसी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर बैड डेट्स बोलते हैं। आपने अपने दो दोस्त ने कहा यार तो मुझे जरा पैसा दे, मैं 21 दिन में पैसा डबल करूंगा। आपने दे दिया उसे 1 करोड़ रुपए। 21 दिन के बाद तो वहां पर था ही नहीं, तो बस खेला खत्म हो गया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। लो जी, रीड करो फटाफट। कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का। रीड करें फिर डन लिखें। एन अकाउंटिंग टर्म बस एक ही शब्द है, टू शो द लोन्स विच आर अनलाइकली टू बी पेड बैक। कुछ ऐसे लोन होते हैं जिसकी उम्मीद नहीं है वापसी आने की, क्योंकि वो बोरोवर जो है इनसॉल्वेंट बन चुका है या बैंकरप्ट बन चुका है। हिंदी में बोले तो दिवालिया हो चुका है। अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो तो आपको अगर गलती दिख गई है तो भैया करेक्ट कर ही लेना। मैं हिंदी इंग्लिश में ही लिख देता हूँ यार, और कई बच्चे कह रहे हैं सर की तो हिंदी बड़ी वीक है। क्या करें यार, अब स्कूलिंग सिस्टम ही ऐसा बना है हमारा। आगे चले। 6 में से एक सब्जेक्ट हिंदी, बाकी इंग्लिश। आखिरी 10वीं क्लास में मैंने आखिरी बार पढ़ी थी, लेकिन 10वीं क्लास में मेरे यूनिट टेस्ट में से 25 आए थे एक बार। बहुत पुरानी बात है, बचपन की। लेकिन पूरी क्लास में अकेला मैं था जिसके आए थे। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। बच्चों ने आके स्पेशली मेरी सीट पे पूछा था कैसे। मैं क्या बताता उन्हें। मैंने कहा अरे बस बताऊंगा, मुझे भी नहीं पता था कैसे। खैर आगे चलते हैं। बैंक्स माइट राइट ऑफ सच बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कॉस्ट। समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाता हूँ। मान लेते हैं बैंक जो है, बैंक ने इतना बड़ा पोर्शन लोन का दिया था। बैंक ने अपनी जेब से जो है टोटल 100 रुपए लोन के दे रखे। और बैंक क्या करता है, हर महीने या हर साल 100 रुपए से जो है 10 रुपए कमाता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? बैंक टोटल 100 रुपए के लोन दे के बैठा और इससे 10 रुपए कमाता है। अब अगली बार उसने क्या करा, इस 100 में से उसे पता लगा कि 2 रुपए जो है वो डूब गए। मिस्टर माल्या को दे दिए थे 2 रुपए, तो वो वापस नहीं आ पाए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये लॉस हो गया है उसका 2 रुपए का? अब वो क्या करेगा, 10 रुपए जो मुनाफा है ना, इससे इसे 2 रुपए कंपेंसेट कर देगा और कहेगा मेरा 8 ही मुनाफा है। समझ गए? क्योंकि बैंक ने रिस्क लिया था।
बैंक चाह रहा था मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, तो बैंक ने क्या करा, रिस्क लिया। तो क्या ये बिजनेस कॉस्ट के तरीके में काउंट कर सकता हूँ? कोई मैंने एक इन्वेस्टमेंट करा जो कि नहीं कमा के दिया। तो बैंक जनरली ऐसा कर देते हैं इन लोन्स को हटाने के लिए, बैंक्स माइट राइट ऑफ सच बैड डेट्स। राइट ऑफ का मतलब हटा देना, क्लियर कर देना, रिमूव कर देना अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, यानी प्रॉफिट से उसे बैलेंस कर देते हैं और इसे बिजनेस कॉस्ट मान लेते हैं कि बिजनेस करने का कॉस्ट है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी वो तो किस्सा चल रहा है, वो जो विजय माल्या जी वाला किस्सा है वो तो लंबा किस्सा है, तो वो तो चल रहा है अभी, उसकी बात भी करेंगे कभी। क्या बैड डेट आप समझ चुके? देखिए एक चीज मैं आपको बस समझाना चाहूंगा छोटी सी, डू नॉट टेक दिस पॉलिटिकली, बिकॉज सब ये सिंस इंडिपेंडेंस आज तक होता आया है, तो इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्सन को नहीं, इन जनरल सभी जगह ये होता है। जो आम आदमी होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो बहुत छोटे अमाउंट का लोन लेता है और बहुत सिंसियरली उसे भरता है। जितने भी एनपीएस वगैरह होते हैं ये बड़े बिजनेसेस की वजह से ही होते हैं, बिकॉज दे हैव द सीएस, दे हैव द लॉयर्स, उन्हें लूपहोल्स पता होते हैं। हम लोगों को लूपहोल्स छोड़ो, हमें सही से पॉलिसी नहीं पता, तो हम कहाँ से लूप होल ढूंढ लेंगे? ये लोग के पास पूरे जो है वकील होते हैं, इन्हें पता होता है क्या चीज करी जा सकती है, क्या नहीं करी जाती। आप लोग कितना लोन लेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? आप भर देंगे आराम से 1 करोड़, क्या दिक्कत? 1 करोड़ आपके लिए 10 साल की सैलरी हो गई, 10 से 15 साल की सैलरी, मतलब आप अपने जीवन में 1 करोड़ आराम से कमा के जो है रिटायर हो गए, मानते हो ना? लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें आपने 500 करोड़ लिया है, तो वहां पर जो है ये सब चीजें होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आम आदमी ऐसा नहीं करता। आगे चलते हैं। यस, दे हैव मल्टीपल सीएस, उनकी पूरी टीम होती है सीएस की। खैर आगे चलते हैं। बदला, ये वही कंटेंगो आ गया जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसे जाने देते हैं, सेम बात है, इसको ही बदला बोलते हैं। ये क्या है जी, आराम से समझते हैं। When the final payment of your debt is more than the previous payments, it is balloon payment। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या करा, बैंक से गाड़ी का लोन लिया। डाउट्स बेटा प्लीज क्वेश्चन टाइम में भेजे, बीच में फ्लो टूटेगा। बैंक मैक्स प्रॉफिट लोन्स देके ही कमाता है? जी हाँ, बैंक्स की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम लोन देना ही है। यस तुषार, बैंक प्रॉफिट इन प्रिंसिपल दोनों को लॉस होता है। जी हाँ, वो तो पूरा अमाउंट जाता है एक साथ। अशोराज ऐसे भी काम करता है, 100 रुपए का लोन दिया है तो एनी हाउ बैंक अपना 100 वसूलने का काम करेगा, बाद में प्रॉफिट का सोचेगा। हाँ कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा सोचा जा सकता है, बिल्कुल। ये एक CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बहुत सारी चीजें, रिस्क वेटेड एसेट्स, इनका सबका डिस्कशन करेंगे आगे चल के। अभी के लिए तो मुझे यहीं पे सीमित होना होगा। देखो मैंने क्या करा, बाइक खरीदी, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी। मेरी 5,000 रुपये महीने की किश्त थी। मैं लुढ़क पुढ़क के उसे भर रहा हूँ, कभी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं पढ़ा रहा, करते 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 मेरा बुढ़ापा आ गया और अभी भी जो है यहाँ पे 16,000 रुपये खड़े हुए। अब एक समय आएगा जब मेरी तनख्वाह मिल जाएगी, मुझे मोटी तनख्वाह आ गई, 50,000 रुपये महीना, तो क्या ये समझदारी नहीं है बैंक जाऊँ, कूल बनते हुए काला चश्मा पहन के कहूँगा, अरे मैनेजर साहब बाहर आइए जरा, ये लो 16,000 रुपया और ये लो मिठाई का डिब्बा, हम चले। वो कहेगा अरे मिठाई का डिब्बा तुम मुझसे लेके जाओ, ये हमारा एनपीए तुमने खत्म कर दिया, हम तो परेशान हो गए थे, मेरे तो घर पे जो है लड़ाइयाँ हो जाती थी कि 16,000 रुपये कब वापसी आएगी, है ना? तो ये बलून पेमेंट होती है, जब आप एक छोटे छोटे रकमों में अपनी पेमेंट करते हैं, फाइनली जो है आप क्या करते हैं, एक सडन पेमेंट करते हैं जिसमें सब कुछ आप राइट ऑफ कर देते हैं। समझ गए जी क्या मतलब है स्टेटमेंट का? आपने खटाखट पेमेंट करी, निपटा दिया। इसी का एक दूसरा रूप होता है, वो ये होता है कि आपने 100 रुपये लिए किसी से और आपने उससे कहा कि मैं 10-10 रुपए की किस्तें बनवाऊंगा 10, तो वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसका मुनाफा ही गायब हो गया। तो आप उसे कहोगे चल मैं 11-11 की किस्तें बनवा लेता हूँ 10, वो कहेगा ठीक है। आपने उसे कहा नहीं यार एक काम करते हैं, अभी 10 की 10 ही बांधते हैं और आखिरी जो किस्त होगी ना 10 रुपए की, उसमें मैं तुझे क्या करूंगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, यानी जो ब्याज होगा वो तुझे एंड में दे दूंगा। वो अलग बात है कि इसमें उसका फायदा है नुकसान है, मैथ्स में बच जाना, बट ये एक बैलून पेमेंट हो सकती है। समझ गया बैलून पेमेंट? कि शुरू से 10-10 रुपए दिए, एंड में उसने क्या करा, ब्याज में चल तुझे एंड में एक साथ देता हूँ 20 रुपए। बैलून पेमेंट का मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं जी। बेल वेदर स्टॉक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, पूरे पैसे या फिर पार्ट पेमेंट भी कह सकते हैं, पूरे हो भी सकते हैं अविनाश, नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स। शेयर मार्केट में क्या चलता है कि जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको वो स्टेटमेंट देगा और ऑप्शन में आपको 4 बातें देगा, बैलून पेमेंट और ऐसे 3-4 पेमेंट लिख देगा, आपको बताना होगा ये स्टेटमेंट किस चीज की डेफिनेशन। क्वेश्चन इस तरीके पूछे जाते हैं, ठीक है? शेयर मार्केट में मान लेते हैं आप डील करते हैं, थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने क्या करा, ट्विटर का एक स्टॉक खरीद लिया। अब ट्विटर के मान लेते हैं 100 हिस्से मैंने कर दिए, इस तरीके 100 हिस्से कर दिए और हर एक का दाम 1 रुपए रख दिया, तो क्या पूरे ट्विटर की वैल्यू 100 रुपए हो गई? ठीक है, ट्विटर को एक दुकान मान के चलो आप, एक दुकान है जिसपे बहुत सारे आलू बिकते हैं। अब अगर वहां पर जो है आलू तेजी से बिक रहे हैं, तो क्या आलू महंगे हो जाएंगे? बिकॉज डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। तो क्या उस बचे हुए आलू का दाम बढ़ जाएगा? सोच के देखो। अगर उसे पता है कि रोज के 100 आलू बिकते हैं, लेकिन आज उसके दोपहर तक की जो है 80 आलू बिक चुके, तो जो बचे हुए 20 आलू वो महंगे बेचेगा, क्योंकि उसे पता है मुनाफा कमाने का टाइम है।
ऐसा ही होता है जब बहुत सारे लोग शेयर्स को खरीद लेते हैं, तो जो बचे हुए शेयर आपके लिए खरीदने वाले होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, एज सिंपल एज दैट, है ना? समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरीके जब लोग शेयर बेच देते हैं अपने, जैसे अभी एलोन मस्क भाई है, वो भी अलग ही केमिकल है उनके दिमाग में। कल उन्होंने शायद कल या परसों में लिखा है कि अभी ये जो डील है होल्ड पे है, तो उससे शायद 20% जो है शेयर का दाम डाउन आ चुका है। वो डाउन क्यों आया है आपके हिसाब से? क्योंकि लोगों ने अपना ट्विटर का शेयर बेच दिया है। समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें। उन्होंने अपना ट्विटर का शेयर बेच दिया है, तो मार्केट में बहुत ही सारे शेयर हो चुके हैं, बहुत सारे शेयर होने की वजह से वो सस्ता हो गया। क्या समझ पाए? अब ये रिस्क भी होता है मार्केट में, ये रिस्क होता है मार्केट का, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आपका शेयर डाउन आ गया तो आपका खेला खत्म हो गया। मेरी जान पहचान में एक इंसान है, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, ना ही आप पहचान पाएंगे वो कौन है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट का जो पैसा है उसका बहुत बड़ा चंक शेयर मार्केट में लगाया था। आप इससे सीखिए, मतलब लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है? दिस इज नॉट फनी, दिस इज सीरियस, समझना। और वो पैसा डूब गया, बिकॉज शेयर मार्केट इज समथिंग दैट इज लीगल। एंड उन्होंने क्यों लगाया? बिकॉज ही वाज डीलिंग विद दिस शेयर मार्केट सिंस लॉन्ग। बहुत समय से जो है वो जो है डील कर रहे थे, 10 साल से उन्हें नॉलेज थी पूरी मार्केट की। उन्होंने एक बहुत बड़ा चंक लगाया और वो डूब गया। अब सोचो, ये बहुत बड़े नुकसान वाली बात नहीं है? तो ऐसे में क्या करती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो मल्टीपल जगह पैसे लगाती हैं। जैसे अगर मुझे अपना पैसा लगाना है तो मैं एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं 50 कंपनीज की शेयर खरीदूंगा कि अगर उसमें 10 डूब गई, 10 ऊपर आ गई, तो मेरा बैलेंस बना रहेगा। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं रिस्क को डिवाइड करना। ये वॉरेन बफे की लाइन भी है, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये सुना होगा आपने कि सब कुछ एक ही जगह पे मत लगाओ, डिवाइड कर दो। समझ गए बात? अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ना हर समय बढ़िया परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पे इन जनरल टीसीएस का जो आप स्टॉक देखोगे, या कोई बड़ी कंपनी है उसका स्टॉक देखोगे, तो वो बढ़िया ही परफॉर्म करेगा। कुछ आपने सुना होगा ना, खरीद के छोड़ दो, बच्चों के काम आएगा, क्योंकि पता है कि यार ये तो बढ़िया परफॉर्म करेगा। टाटा जैसी कंपनी है या रिलायंस जैसी कंपनी है, इनके शेयर जनरली स्पीकिंग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये होते हैं आपके बेल वेदर स्टॉक्स। ये स्टॉक बेसिकली बता देते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर यही डाउन जा रहे हैं तो पूरी मार्केट डाउन है। A share which often reflects the state of the whole stock market. The technical analyst associated with the stock market usually keep a track of such shares. समझ गए? यानी अगर रिलायंस डाउन जा रहा है ना तो मार्केट स्लो है, तो इसका मतलब बाकी शेयर्स भी डाउन जाएंगे। अगर टाटा अप जा रहा है तो इसका मतलब बाकी मार्केट भी ऊपर जाएगी। समझ गए? यानी वो टॉर्च बियरर्स हैं कि अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये डाउन है तो सब कुछ डाउन है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बताइए जी। जैसे बिटकॉइन कह सकते हैं, एक और अभी क्रैश हुआ है, मतलब उसमें लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कोई शायद लूना करके कोई क्रिप्टो करेंसी है, मतलब बहुत ही नुकसान हुआ लोगों को, मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसमें। तो वही है, देखिए ये सब बबल्स हैं, कभी फूटेंगे, मतलब सच में फूटेंगे। तो मतलब इसमें 1 रुपया भी लगाना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। बाकी फाइनल कॉल आपका। चलें आगे। ब्रैकेट क्रीप बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। इसे मैं आपको समझाता हूँ क्या है। हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन देता हूँ। अब आ जाओ भैया, इधर आ जाओ मेरे दोस्तों, इधर आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में, बहुत समझदार हो तुम लोग, लेकिन इधर आ जाओ। मेरी तनख्वाह मान लेते हैं, कितनी तनख्वाह मानूं मैं अपनी? मान लेता हूँ जी मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना है। थोड़ी कम मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, सह लेंगे, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है? 20,000 रुपये महीना मेरी तनख्वाह है जी हाँ, ये न्यू टाउन स्टूडियोज पर मंथ। तो मेरा सालाना इनकम कितनी हो गई? सालाना इनकम हो गई 2,40,000। सरकार ने कहा है कि आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। तो क्या 2,40,000 पूरे मैं अपने घर लेके जाता हूँ, है ना? ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरी कंपनी ने कहा तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हें अलग से प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें तुम्हें मान लो रोज के आधा घंटा और देना है। ऐसे सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और बदले में हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तनख्वाह बढ़ा के हमने तुम्हारी 25,000 कर दी, तो क्या ये अच्छी बात है मेरे लिए? सोच के देखो भाई यार, आधा घंटा दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है? दे देंगे। अब नया नया इंसान तो ऐसे सोचेगा ना कि यार दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लेते हैं जी टाइम बढ़ा दिया, 25,000 से कितना पैसा हो गया मेरा? 3 लाख हो गया। सोच के देखो, 3 लाख हो गई मेरी तनख्वाह, 25 × 12। अब सरकार ने कहा था कि जिसका भी कमाई 2.5 लाख से ऊपर है, सब हाइपोथेटिकल नंबर है, मैं फिर से कह रहा हूं, दीज आर हाइपोथेटिकल नंबर्स, उस पर 10% टैक्स लगेगा, या 20% या 30% टैक्स लगा दो, बिल्कुल जान ही ले लो इस इंसान की, ठीक है? 30% का मतलब क्या, यहाँ से 90,000 रुपये हट गए। सोचो, तो मेरे पास आए 2,10,000। समझ पाए बात को? अब हुआ क्या, इधर तो ये भी कंपनी वाला मेरी जान खा रहा है, अरे यार क्या हुआ उस काम का, आधा घंटा तुम नहीं निकाल पा रहे। इधर घर वाले कह रहे थे ये क्या कर लिया, वो तो सरकार कह रही मजे ही आ गया, ऐसे और मुर्गे चाहिए हमें कुछ। तो मैं क्या कहूंगा, अरे सर जी को राम राम, अपना आधा घंटा अपने पास रखो, मैं चला जल्दी आधा घंटा घर, है ना? क्योंकि ये नुकसान है बेसिकली। अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो, उसकी वजह से आपकी नेट इनकम कम हो जाती है, तो वो आपका एक लॉस है। ये अपने देश में लागू नहीं है थैंकफुली। अपने देश में कैसा चलता है, इफ यू अर्न से 3 लाख, तो आपको जो 2.5 लाख तक है उस पर कोई टैक्स नहीं देना, बचे हुए 50,000 पे आपको टैक्स देना है। समझ गए?
बचे हुए 50,000 पे ही आपको टैक्स देना है, जो कि 5% से जो आएगा वो आ जाएगा, समझ गए? यानी 2,500 रुपए आपकी जेब से टैक्स जाएगा, तो आपकी जेब में 2,97,500 रुपए आ जाएंगे। ये अपने देश में चलता है, बट हाइपोथेटिकली अगर ऐसा ना होता तो मेरा लॉस हो जाता। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग इनकम्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, किसी भी वजह से इन्फ्लेशन आ गई या कुछ भी वजह आ गई, उससे क्या होता है, पुशेस इंडिविजुअल इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट एंड लीव्स देम वर्स ऑफ। वर्स ऑफ का मतलब कि एक्चुअल कमाई उनकी कम हो चुकी है, एज द रियल इनकम एज एन इनकम इन हैंड हैज नॉट इंक्रीज्ड एंड द डिस्पोजेबल इनकम हैज फॉलन। समझ गए? रियल इनकम नहीं बढ़ी है मेरी, क्योंकि वो टैक्स में कट चुकी है, और डिस्पोजेबल इनकम मेरी और कम हो चुकी है। पूरे तरीके बात समझ गए? इसे कहते हैं ब्रैकेट क्रीप। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बात को समझ पाए मेरी? ऐसा अपने देश में नहीं होता, सरकार इसका बहुत ध्यान देती है, बट थ्योरी है तो थ्योरी की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हाइपोथेटिकली ऐसा हो जाए जैसे आपका डीए बढ़ गया, तो ऐसा ऐसा किस्सा आपके साथ हो गया। क्या बात को आप समझ पाए? आगे चलते हैं दोस्तों। अरे समझ में जा रहा है, जिंदा हो ना? अपनी गवर्नमेंट दोनों हाथों से लुटाती है, पर इनकी कमाई कहाँ से होती है? अरे सर जी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाथों से नहीं लुटाती है गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना, एक हाथ से एक हाथ की उंगली से लुटाती है बस। गलत फहमी हो बेटा तुम। अभी आ जाओ तुम डिपार्टमेंट में, तब तुम्हें समझ आएगा। देखिए, गवर्नमेंट का बहुत खर्चा है, और ये तो मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ। गवर्नमेंट का बहुत खर्चा है, बट गवर्नमेंट की बहुत कमाई भी है। लाइक द टैक्सेस दैट दे गेट मेनली थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक जीएसटी, लाइक वैट, और सर्विस टैक्स भी कुछ केसेस में भी है। इनसे बहुत कमाइयाँ होती हैं, और सेस है, बहुत सारी और चीजें। मतलब गवर्नमेंट समझदार है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट समझदार है। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। डीए इज डियरनेस अलाउंस, बेसिकली महंगाई भत्ता इसे बोलते हैं। और ये जनरली जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके साथ आपका बढ़ता रहता है। ठीक है जी। पेट्रोलियम से भी कमाई है, और बहुत सारा क्रेडिट भी है हम पे। जी हाँ, काफी सारी चीजें हैं। खैर आगे चलते हैं जी। ये बड़ा सिंपल सा टर्म है, ये पेपर ने पिछली बार आपसे पूछा था, ध्यान से समझना। अगर आप एक नए इलाके में फैक्ट्री लगा देते हो, नए इलाके में, वहां पे खेत थे पूरे तरीके, और वहां पे नई फैक्ट्री लगाई, तो क्या वो फर्स्ट फैक्ट्री होगी वहां की, उस जमीन की? यानी आपने ही उद्घाटन करा है उस जगह का। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री को मिटा के वहां पर अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा देता है, तो क्या वो वहां की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फैक्ट्री हो जाएगी? जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। सेकंड नंबर के बाद वाले या सेकंड नंबर वालों को ब्राउन फील्ड बोला जाता है। अब सरकारी डेफिनेशन बताता हूँ। An area consisting of unused or agricultural land developed to set up a new industrial plant। समझ गए? या आपने देखा होगा आपके घर के कुछ दूर कोई नई कॉलोनी बनी होगी आज से 5-7 साल पहले। जैसे मुरादाबाद में एक जगह लाकड़ी नाम की, अगर आप मुरादाबाद या मुरादाबाद के आसपास के हैं, तो ये एक ऐसा नाम है जो आज से 15 साल पहले सुना नहीं था लोगों ने, मैंने भी नहीं सुना था 15-20 साल पहले। तो ये क्या है, मुरादाबाद के हल्का सा बाहर, प्रॉपर मुरादाबाद में ही है वैसे, एक पूरा जगह है जो जहाँ पर सिर्फ खेत हुआ करते थे। सरकार ने क्या करा, वहां पर बहुत सपोर्ट करा, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी वहां पे। सोचो, तो क्या जिन लोगों के जनरेटर चलते थे उन्हें बहुत लगा नहीं कि बहुत समझदारी है यहाँ पे जगह लेना। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी दे दी, और अब भी वहां पे बहुत अच्छी 20+ आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो फैक्ट्री लगाना कितना अच्छी जगह है। दूसरा, जमीन बहुत सस्ती, 1,000 रुपए मीटर जगह है, खरीद लो। आज वो जगह है कम से कम 10,000, 12,000 रुपए मीटर। तो लोगों ने क्या करा, वहां पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़े एक्सपोर्ट की फर्म्स लगा दी। तो क्या एक ग्रीन फील्ड लोकेशन हो गई? सोचो। अब मान लेते हैं कि किसी इंसान का काम नहीं चला वहां पे, जरूरी थोड़ी है फैक्ट्री लगाने से काम चल जाएगा। तो मैंने क्या करा, उसकी जगह खरीद के मैंने अपनी दूसरी चीज की फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, समझ गए? तो वो हो गई ब्राउन फील्ड लोकेशन। पढ़ो ध्यान से, आराम से रीड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने इसलिए एक ही पेज पे इसे चिपकाया है। ठीक है, समझ गए पूरे तरीके? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, कोई एक ऐसा ऐसी जगह थी जो कि पहले समुद्र के पास हुआ करती थी। ठीक है, वहां तो वहां पर आपको नहीं लगता कि बीचेस से एसोसिएटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे कि वो फिशरी इंडस्ट्री होगी, कोई पोर्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब हुआ। आज से 20 साल बाद मान लेते हैं एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आए, और वहां पर वो सब चीजें हट गई, और नई तरह की फैक्ट्रियां लग गई, तो ब्राउन फील्ड लोकेशन कहलाएगी। शुरुआत में जब वो लगी थी तो ग्रीन फील्ड लोकेशन कहलाई थी। ठीक है जी। जो पीछे रह गया है, जिसे अब हटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो पता ही होगा बबल, यही तो है बिटकॉइन, यही तो है क्रिप्टो, यही है शेयर मार्केट, सब कुछ यही है। क्या है? मृत्यु, यही है मृत्यु। बबल, द प्राइस राइज ऑफ एन एसेट unexplained by the fundamentals and still people interested in holding the assets after the bursting of bubble। खेल खत्म। एसेट्स कूल डाउन टू their real prices। आपने कुछ समय पहले सुना होगा नमक बड़ा महंगा हो गया था। नमक की थैली जो 25 रुपए की हुआ करती है, 25 के आसपास कुछ होगी, 300-300 रुपए की थैली बिकी है। मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं दिल्ली में था, तो मेरे घर से फ़ोन आया था मेरे पास कि ऐसे-ऐसे यहाँ तो नमक ही खत्म हो चुका है पूरे तरीके। और पूरी दिल्ली में भी अफ़वाह थी कि नमक खत्म हो चुका है, ऐसा-वैसा। बट
मतलब मैं आराम से खाना खा रहा था कहीं रात को बैठ के, तो कई जगह से मेरे पास 6-7 जगह से फोन आया कि आपके आसपास कहीं नमक की थैली मिले तो खरीद के रख लेना। मतलब उनका एक मेरी फिक्र वाला कॉल था कि हमने तो खरीद ली है, आप भी खरीद लेना। मतलब मेरे घर से कॉल आया था सिंपली ये पूछने के लिए कि क्या दिल्ली में भी यही हिसाब है। फिर मेरे पास और लोगों के फोन आए रिश्तेदारी से कि ऐसे नमक खरीद लेना, और मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, मुझे पता था 2-4 दिन बाद ठंडा हो जाएगा। इसे बबल कहते हैं, बबल एक बार बर्स्ट करता है, बबल अचानक बड़ा होता रहता है फिर बर्स्ट कर जाता है। इस समय यही हो रहा है क्रिप्टोस के साथ, बहुत सारे जो प्राइसेस में बढ़ते जा रहे हैं अचानक डाउन आएंगे, वो होगा बबल का बर्स्ट होगा। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। 14-15 की हो सकती है, थोड़ी और पुरानी होगी, मतलब पुरानी बात है, 8-10 साल हो गए होंगे इस बात को। खैर आगे चलते हैं। बजट लाइन बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से समझ के देखना। मान लेते हैं जी 14 फरवरी है, नहीं 14 फरवरी क्यों है, 13 फरवरी है। 14 को कौन जाएगा खरीदने, है नहीं, सेंसलेस बात। अब 13 फेब है, ठीक है, और आपको आपके पास है मान लेते हैं 1000 रुपए। अब आपको शॉपिंग करनी है, और ये शॉपिंग करनी है आपके डियरेस्ट पर्सन के लिए। डियरेस्ट पर्सन, ये डियरेस्ट पर्सन कौन है मैं आपको बताता हूँ। ये 1000 रुपए एक्चुअली आपको आपके पापा ने दिए हैं, और वो शॉपिंग करनी है आपको अपनी मम्मी के लिए। अब आपकी सोच ये उल्टी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पापा ने कहा बेटा मैं तो देखो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, यू नो द सिचुएशन, और जो है एक काम करना, सो सो सामान खरीद के रख लेना जिससे शाम का खाना मुझे घर पे मिल जाए, ठीक है। तुम अपने अपनी गेम बनाने में लगे हो, पहले घर वालों का तो सोच लो कुछ, ठीक है। तो पापा ने 1000 रुपए दिए कि बेटा एक काम करना, ऐसे ऐसे मम्मी के लिए कुछ सामान ले आना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आप मार्केट गए, क्या खरीद के लाओ? अपने पापा ने कहा भी 2-3 ऑप्शन है, चॉकलेट देख सकते हो, फ्लावर्स देख सकते हो, थोड़ा समझते हैं। आपने कहा एक काम करता हूँ, 20 का फूल 30 का बता दूंगा, अपना भी कुछ हो जाएगा, 10 रुपए को छोटी सी कली हम भी ले लेंगे फूल की। खैर लेकिन ऐसा नहीं करना, देखो चीटिंग कहते हैं इसे। अब ध्यान से इधर देखो, ठीक है। मान लेते हैं 1000 रुपए आपके पास है, अब आपने सोचा कि क्या खरीदूं। अब चॉकलेट मान लेते हैं है 50 रुपए की, और फ्लावर जो है 20 रुपए का ही होता है वैसे तो, मान लेते हैं 100 रुपए का। खास फ्लावर है एकदम, मुगले आजम के जमाने का खिलता हुआ, ठीक है। चॉकलेट और फ्लावर मैंने आपको बता दिया। अब 1000 रुपए में या तो आप ऐसा कर सकते हो 10 ये खरीद लो और ये 0 खरीद लो, 1000 रुपए हो गए पूरे। ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो, 5 ये खरीद लो और 10 ये खरीद लो। ये भी कर सकते हो कि ये 20 खरीद लो और ये 0 खरीद लो। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो अगर ये चॉकलेट का प्राइस है और ये जो है आपके फ्लावर का प्राइस है, तो चॉकलेट के प्राइस को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा और फ्लावर के प्राइस को 100 से करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, तो क्या 1000 के बराबर आना चाहिए। अब ये बन गई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसका ग्राफ सीधा होता है। प्लॉटिंग करके भी देख सकते हो, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा तो समय उस पर नहीं लगाऊंगा। या आप इसे ऐसे सोच सकते हो c+2f इज इक्वल टू, इसे आप 50 से डिवाइड करके ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। सीधी लाइन आ गई। अब मुझे बताओ कि क्या आप इस लाइन को अगर ध्यान से देखते हो तो आप ये कह सकते हो इसके नीचे का कोई भी खर्चा आप करोगे तो उसमें आपकी सेविंग होगी। नहीं समझ आता तो नो लिखना जी। अगर इससे ऊपर जाओगे तो लोन लेना पड़ेगा। सोचो आराम से भाई, अगर मैं 0 चॉकलेट और 0 फ्लावर खरीदता हूँ तो मैं इसके नीचे हूँ। अगर मैं एक ही चॉकलेट खरीदता हूँ तो भी नीचे हूँ। अगर इस लाइन पे हूँ तो इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैक्सिमम सामान खरीद सकता हूँ। और इससे ज्यादा खरीदने आपको, मान लेते हैं आपने कहा कि नहीं मैं तो मम्मी के लिए गुलदस्ता ही खरीदूंगा, मेरी मम्मी है, मैं तो 1000 फूल का गुलदस्ता खरीदूंगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपको हो गया नहीं खरीदना है तो खरीदना है ना। तो अब उस केस में आपको लोन लेना होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना बात को? उस केस में आपको लोन लेना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। आगे चलें। मम्मी ही क्यों, ये मम्मी से ही पूछना जाके कि सर ने ऐसे ऐसे काम, तो सर से पूछ रहा मम्मी क्यों। बाकी तो देखी जाएगी जो होगा तुम्हारा। कल 3 बजे के बाद पूछना, कल की क्लास भी लगानी है ना, 3 बजे के बाद पूछना, परसों शाम को आएगी क्लास, आराम मिल जाएगा पिटाई के बाद, ठीक है। ये है बजट लाइन। अ लाइन ऑन द डुअल एक्सिस ग्राफ, डुअल एक्सिस ग्राफ ये है शोइंग द अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर विद अ गिवन इनकम एट डिफरेंट प्राइसेस। क्या पूरे तरीके बात समझ चुके? इसीलिए तो स्कूल की पीटीएम हर बार सैटरडे को होती है, क्योंकि संडे मिल जाता है ना रिकवरी के लिए। ये बजट लाइन है, ये आपका जो है सीजीएल 2018 का सवाल है, ऐसे का ऐसा ये दिया गया था आपको, और ऊपर वाला नाम पूछा गया था। गिव इट अ रीड, फिर डन लिखो, आगे चलते हैं। देखो बहुत मजेदार क्लास है, अगर आप समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको ये सब सीखने में। अगर आप सोचोगे याद करना है बोरिंग है तो फिर कोई तोड़ ही नहीं है। बट अगर आप सच में सीखोगे तो दिस क्लास इज वेरी यूजफुल, मेरे हिसाब से अच्छी क्लास है। ठीक है जी, चले आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आज सोने से पहले इसे रिवाइज कर लेना। ब्रेक ब्रेक चाहिए क्या, बताओ, कमेंट करके बताओ। अविनाश सब नो लिख रहे हैं यार, देखो तो क्या ही कर सकते हैं ना।
तो कंटिन्यू करते हैं। शुरू के 2-4 टर्म्स मैंने छोड़े थे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इन्हें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो टर्म्स ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उन पे ज़्यादा समय नहीं लगा रहा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा समय लगा रहा हूँ। जैसे कि एक्टिविटी रेट। द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द एक्टिविटी रेट और पार्टिसिपेशन रेट। इट इज इन परसेंट एंड ऑलवेज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। दिस रेट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स। दिस अपने देश का एक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, सोच के देखो। क्योंकि मतलब ऐसे मैं मानता हूँ ज़्यादा है, भले इस समय बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ गई है, बट फिर भी अगर हम पूरे तरीके नौकरियां मिल जाए लोगों को, तो इस समय हम बहुत बढ़िया सिचुएशन में है। यानी अपने देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, इस समय बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इस समय अगर सबको नौकरी मिल जाए तो अपना देश खुद से ही 5, 10, 20 साल आगे निकल सकता है, बट थोड़ा सा इस समय दिक्कत चल रही है, होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा। इन शॉर्ट बताऊँ एक्टिविटी रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल। समझ गए? सीधी बात, नो बकवास। कि अगर 100 लोग हैं और उसमें से 40 लोग काम करते हैं तो एक्टिविटी रेट 40% है, बस बात। नहीं, आई डोंट थिंक साहिल, नहीं ऐसा नहीं। पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन आवर केस। समझाऊंगा कभी फुर्सत में। सी, पॉपुलेशन इज आल्सो ह्यूमन रिसोर्स, थिंक अबाउट इट, है ना? थिंक अबाउट इट। अब इसे एसेट बनाओ या लाइबिलिटी बनाओ, ये तो बनाने वाले पे है। द हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो इंसान तो काम का है जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। मैं नहीं मानता कि वो काम का इंसान नहीं, वो उसे वहां से डॉक्टरी की तैयारी करने वाले इंसान से वहां तक पहुंचाना जरूरी है। आप जिस डिपार्टमेंट में लगेंगे वहां पर पूरे पूरे चांसेस हैं कि एम्प्लॉयज की नीड होगी। बैंक में जाओ, स्टाफ की कमी है, बाहर बच्चा खड़ा तैयारी कर रहा है, तो उसे वहां से एस्पिरेंट से उस सीट पर बैठाना जरूरी है ना? चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझिए, बाकी ज्यादा इसके डिस्कशन में हम नहीं देंगे। चलो खैर, तो एक्टिविटी रेट क्या पूरे तरीके से समझ चुके हैं। स्टूडियस 40/100 का मतलब है कि अगर देश में टोटल 100 लोग हैं, उसमें से 40 लोग वर्किंग है, तो देश का एक्टिविटी रेट 40 है। यानी इट इज द परसेंट एंड इज और बेसिकली समझ गए। जैसे कि मैं एक्टिविटी रेट में काउंट होता हूँ या नहीं होता, बताओ? मैं होता हूँ, बिकॉज आई अर्न, मैं पैसा कमाता हूँ। आप अभी मान लेते हैं आप जॉब नहीं करते, तो आप अभी काउंट होते नहीं होते? आप अभी काउंट नहीं होते। जैसे ही आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी तनख्वाह आएगी, आप भी इसमें काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो कल ही रिटायर हुए थे, क्या वो आज एक्टिविटी रेट में काउंट होते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग नाउ। सर बट उन्हें पेंशन तो मिल रही है। पेंशन मिल रही है उनके अर्ली प्लान्स की वजह से, वो उन्हीं का पैसा है जिसमें सरकार ने कंट्रीब्यूट करा है और उन्हें वापसी मिल रहा है। ही इज नॉट वर्किंग नाउ, ही इज रिटायर्ड। ओके, आराम से समझते हैं, मेरे कहने से आप इसे रीड करो, बेनिफिट्स हैं बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब काउंट होगी, कोई सी भी नौकरी। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कौशिकी, मे इट बी एनीवेयर, कहीं पर भी। इतनी लंबी कहानी अभी सुनोगे मेरी जुबानी? पहले आप पढ़ो, ये तो बहुत छोटी कहानी है। रीड इट, यहां से स्टार्ट करें। बट नहीं, अर्निंग के साथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अर्निंग होनी चाहिए भी ना, समझ गए? जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसे हम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अब सरकार को तो पता ही नहीं वो पैसा है नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। एक मतलब एक टर्म है बस समझने के लिए। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज अ प्रॉपर अप्रोच टू मोटिवेट पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स बाय अप्लाइंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन देयर डेली लाइव्स इन फार्मिंग, होम मेकिंग, कम्युनिटी लिविंग। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। टू वे चैनल है ये, वो कहानी बाजी लिखी हुई है बहुत सारी। In India, like many other developing countries, the role of agriculture extension is more than educational. It needs to deal with the human resource development and of agrarian population too, making it comparatively tougher task in the developed countries. देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको क्या लगता है जो किसानी है, किसान बनना है, वो बिना पढ़ाई लिखाई के हो सकता है? हो सकता है, जी हाँ। लेकिन क्या बिना ज्ञान के हो सकता है? दोनों में फर्क सोचना। एक किसान को ना मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा फसल के बारे में, भले ही मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, मैं क्लियरली खुद कह रहा हूँ ये बात। मतलब उन्हें मुझसे 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि उन्होंने उस पर काम करा है, उन्होंने अपना बचपन वहां बिताया, उन्हें मिट्टी के बारे में पता है। बट फर्क पता है क्या? मुझे 10 तरह की मिट्टी के बारे में पता है, उन्हें एक ही तरह की मिट्टी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। दोनों में फर्क समझ पाए? ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। लेकिन मुझे मान लेते हैं कि मुझे साउथ इंडिया की मिट्टी भी पता है, लद्दाख की भी पता है, उन्हें अपने इलाके की मिट्टी के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। इसमें समझाने की कोशिश ये है कि लोगों को ये बताना कि जो नई नई टेक्निक्स है, जो नए नए तरीके हैं, जो नई नई मशीनरी है, जो नई नई मैन्योर है, आपकी मिट्टी के हिसाब से आपके लिए क्या जरूरी है, उससे लोगों को एक तो ज्ञान मिलेगा। दूसरा, एलाइड एक्टिविटीज जो है, जैसे कि मान लेते हैं आप कोई एमएसएमई में काम करते हैं, या मान लेते हैं कुछ बैम्बू का आप बनाते हैं, या मान लेते हैं आप अपने घर में कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कि किसान कृषि से जुड़ी है। ये सब चीजें जो है बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में आती है। यानी लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाना, जिससे कि जो रिसोर्सेज उनके पास है उसे वो और अच्छे से यूज कर
सके। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये एजुकेशनल भी हो सकती है कि मान लेते हैं कि इलाके में सरकार ने क्या करा, एक दुकान खोल दी और उस दुकान पे एक इंसान को बैठा दिया, भाई इसके पास जाओ अपने यहाँ की मिट्टी लेके, और वो बताएगा कि आपकी मिट्टी में किस किस चीज की कमी है, तो जो 4 तरीके की खाद है आपको इनमें से कौन सी खाद खरीदनी चाहिए। ये तो थोड़ा सा एजुकेशनल हो गया। साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी वहाँ के जो लोग हैं उन्हें सक्षम बनाना खुद उस चीज को आगे बढ़ाने में, यानी वो अपना दिमाग लगा के, इनोवेशन लगा के जो है कुछ नया प्रोड्यूस कर सके और दिमाग लगा सके, यानी जो आज से 50 साल पहले वो कर रहे थे वो सेम ना करें, उससे कुछ अच्छा करें, उससे कुछ बढ़िया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इसमें दोनों का फायदा है। गवर्नमेंट का फायदा है कि गवर्नमेंट को मिलता है डेटा कि इस इलाके में ये दिक्कत है, इस इलाके में ये अच्छी चीज है, अच्छा ऐसा है वैसा है। कोई एक इलाके के लोग आते हैं कि हमारे यहाँ तो जुलाई में बाढ़ आ जाती है, दूसरे इलाके के लोग आते हैं जो कि पड़ोस में ही है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो जुलाई में सूखा पड़ जाता है। तो क्या आपका खुद का ही दिमाग काम नहीं करा कि बीच में किस तरीके कैनाल बना दो, इनकी बाढ़ उधर के सूखे को कवर कर देगी, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का फायदा ये होता है डेटा से, और लोगों का फायदा ये होता है कि किसी के यहाँ बाढ़ नहीं है, किसी के यहाँ सूखा नहीं रहा। तो एक टू वे चैनल है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स, दिस पेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही बताते चल रहा हूँ। एग्रीकल्चरल लेबर, लेबर कौन होती है? लेबर वो होती है जो आती है, काम करती है, पैसा लेती है, चली जाती है, मानते हो? वही तो होती है ना लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय। अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अनदर पर्सन्स लैंड फॉर वेजेस इन मनी और काइंड और शेयर इज रिगार्डेड एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। एग्जाम्पल के तौर पे या तो मैं तनख्वाह दूंगा रोज के 400 रुपए, या मैं कहूंगा मुझे अपने पास ही रख लो, 200 रुपए दे देना, खाना दे देना, रहना दे देना, मैं फसलों का ध्यान भी रख लूंगा। या फिर शेयर कि जितने भी आलू बिकेंगे या जितने भी आलू बनेंगे उसमें से काम करना जी, 10% आलू मुझे दे देना। लेकिन क्या उसका कोई अधिकार है उस जमीन पे? क्या उसका कोई रिस्क है उससे जुड़ा हुआ? नहीं। उसे क्या लेना, आलू नहीं बनते ना बने, तो उसका गला थोड़ी पकड़ लेगा, अरे आलू कहाँ गए, गए गए हम क्या करें, है ना। मेरे को कम आलू दे दे चार, क्या फर्क पड़ता है। अगर उसने सोचा था कि 1000 आलू बनेंगे, इसे 100 दूंगा, आलू ही 500 बने, कोई बात नहीं, 50 दे दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या उसका जमीन पर कोई अधिकार है? वो कहेगा अरे आलू तो मेरे हैं, तो जमीन भी मेरी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी एग्रीकल्चरल लेबर हैज नो राइट ऑफ लीज और कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ी कि वो खुद ही किसी को किराए पे दे देगा उसे, ऐसा तो नहीं है ना। समझ पा रहे हैं? पक्का? चलें आगे। हाँ ये देखो, अल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसीबी आज से कुछ साल पहले इंपॉर्टेंट था, तो फिर मैंने इसे छोड़ा हुआ है, क्या पता दोबारा पूछ ले। एक ऐसी बॉन्ड जो कि एक देश दूसरे देश में आपस में डील करता है। एग्जांपल के तौर पे इंडियन कंपनी ने क्या करा, एक बॉन्ड इशू करा, एक शेयर इशू करा जो कि सिर्फ स्विट्जरलैंड वालों के लिए है, मान लो। तो क्या इससे इंडिया का स्विट्जरलैंड से टाइज बढ़िया हो जाएंगे? यानी मैं रॉजर फेडरर को ही दूंगा बस, मान लेते हैं अपने, मेरी कोई फैक्ट्री है, उसका उसका एक बॉन्ड, तो रॉजर फेडरर को ही दूंगा, वो जिद है मेरी, ठीक है। तो ये एक एल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड होगी। पेपर क्या पूछेगा, एल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से दो देशों से एसोसिएटेड है। तो इंडियन पर्सन अगर स्विस इन्वेस्टर को एक बॉन्ड देता है तो दैट वुड बी एन एल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड, वो यहाँ से वहां की करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। आगे चलते हैं जी। ये सब मैंने एक बार मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा दी, यहाँ से पीडीएफ शुरू होगी। ये हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। एंडियन पैक्ट अभी पढ़ाऊंगा, एनिमल स्पिरिट, एप्रिसिएशन, एआरसी, एसेट, ऑटार्की, बैकवर्डेशन, बैड बैंक, बैड डेट, बदला, बलून, बेलवेदर, ब्रैकेट, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, बबल, ये भी हमने पढ़ लिया है। बजट लाइन पढ़ ली है। क्या यहाँ तक आपको सब समझ आ चुका है? नहीं, लास्ट पॉइंट में एसीबी में अपोजिट नहीं हो सकता। डाउट्स अभी तो बहुत टाइम है। बेल वेदर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो कि जनरल मार्केट कंडीशंस को दर्शाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर क्लास का टॉपर के ही नंबर कम आए हैं तो इसका मतलब पेपर टफ था, हम ऐसा कहते हैं ना। सोचो जरा, अरे मम्मी उसके ही आए 70, तो मैं तो फेल होना ही था, क्या कर सकते हैं। मैं आपको पता भी क्लास क्लास में रैंक 14 हूँ, अब बच्चे ही 10 पास हुए, मैं बताओ क्या कर सकता हूँ उसमें। यानी बेल वेदर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो कि लीडर स्टॉक होता है, जो कि अगर खुद डूब रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट डाउन है, खुद उठा हुआ है तो मार्केट थोड़ी सी अप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा और बताता हूँ, एंडियन पैक्ट, ये समझते हैं ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करके दे रहा हूँ, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, बेसिकली 1969 में बना है। अ रीजनल पैक्ट टू एस्टैब्लिश कॉमन मार्केट लिंक स्टार्टेड ओरिजिनली इन दिस, एट प्रेजेंट इज एज पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला। द पैक्ट हैड ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बाय मिड 80s ड्यू टू, कहानीबाजी दे रखी है, चिले को ड्रॉप कर दिया गया था। कहानी देखो, सीधी बात बता दूं, आपने सुना एशियान नाम का एक ग्रुप है,
आपने ये भी सुना होगा सार्क नाम का ग्रुप, ऐसे कंट्रीज क्या करती है आपस में ग्रुप्स बना लेती है। ऐसी एक ग्रुप है इंडियन पैक्ट, 1969 में बना है और ये 4-5 देशों का अपना ग्रुप है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया और वेनेजुएला, इनका ग्रुप है। ठीक है जी। ओरिजिनल मेंबर चिले भी था, उसे हटा दिया गया था, वेनेजुएला को इसका हिस्सा बना लिया गया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को, एक बार बताएं। देखिए टर्म्स तो भारी हैं, मैं मना नहीं करूंगा, टर्म्स थोड़े से भारी हैं, आप कहेंगे तो मैं ब्रेक दूंगा, कहेंगे नहीं। कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, एक छोटा सा पोल करा लेता हूं। आपको ब्रेक चाहिए तो आप ट्रू पे करेंगे, अगर चाहिए मान लेते हैं तो ट्रू पे करेंगे, नहीं चाहिए तो फॉल्स पे करेंगे, आपके ऊपर है जी। हम तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। 15 सेकंड का पोल काफी है। ये जितने नो वाले हैं ना अभी सब, ये जो मुझे लग रहा है सब ट्रू में ही ना आ जाए। काफी क्लोज कॉल है जी, ट्रू वालों तुम हार गए हो। 47-53। हाँ, टाइम हो गया बिल्कुल, इसमें भी सोचना था क्या, इसके तो 15 सेकंड काफी है। चलो खेल खत्म है, ब्रेक नहीं मिलेगा, आगे चलते। डायरेक्ट छुट्टी चाहिए तुम्हें, क्या बात है, होम पोस्टिंग दे दे तुम्हें एक आध साल और, बताओ। 7 दिन की छुट्टी नहीं चाहिए ना, तो पढ़ लो बेटे। चलो आगे चलते हैं। 5-7 टर्म्स और पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्री कर दूंगा। ठीक है, 5-7 टर्म्स और पढ़ाऊंगा फिर फ्री कर दूंगा। आज सोने से पहले इस पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, शुरुआत वाली, काफी फायदा होगा। बुलियन ये क्या है जी? Precious metals such as gold, silver, platinum, blah 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 that are traded in the form of bars and coins for investment purposes। सीधी बात है, अगर कोई मेटल ऐसा है जिसे आप करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सको तो क्या वो बुलियन कहलाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे क्या आपने सुना है सोने को खरीदा ही इसलिए जाता है जिससे वो बेचा जा सके? यानी सोने की भी ट्रेडिंग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस पेन को मैं कभी इसलिए नहीं खरीदूंगा कि यार आज ये मान लेते हैं 2000 का है, कल 2200 का हो जाएगा तो बेच दूंगा, मैं इसे यूज करने के लिए खरीदूंगा। अंगूठी जैसे मैंने पहनी है, तो अंगूठी को भी मैंने इसलिए नहीं पहना हुआ कि आज कल महंगी हो गई तो बेच दूंगा, पिटना थोड़ी है अपने घर पे। अरे गोल्ड तो बहुत ही महंगा हो रहा है, मैं तो बेचा है, हो गया, मेरी तो जय जयकार हो गई घर पे, है ना? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग जैसे जो जूलर्स होते हैं, जो सुनियारे होते हैं, या जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गोल्ड को खरीदते हैं बेचने के लिए और बेचते हैं खरीदने के लिए। बेसिकली क्या वो गोल्ड को शेयर की तरीके ट्रीट करते हैं, यानी कमाने के जरिए के रूप में ट्रीट करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो बस यही बुलियन होता है, ऐसे मेटल्स जिन्हें आप खरीद कर बेचकर पैसा कमाते हैं, इन्हें बुलियन बोला जाता है। सबसे बड़ी एग्जांपल ऐसे गोल्ड और सिल्वर रहते हैं, प्लैटिनम भी कुछ लोग करते हैं, बट लार्जली गोल्ड और सिल्वर जो है इस रूप में डील होता है। ठीक है जी, बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। गल मेरी सोच तो परे, है ना? एक गाना है उसमें तेरी है, उसे बस मैंने मेरी कर दिया, नहीं सुना जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलते हैं। बुलियन मैंने आपको समझा दिया है। बुलेट पेमेंट, बुलेट पेमेंट क्या है? अरे सर बुलेट पेमेंट करने को तो हम 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, बस नौकरी लगती बुलेट पेमेंट कर देंगे हम अपनी। बुलेट के अलावा बहुत सारी बाइक्स आ चुकी है, उनके बारे में भी सोचना है। बुलेट पेमेंट क्या होती है? बुलेट पेमेंट या रीपेमेंट मीन्स अ लंप सम पेमेंट फॉर द एंटायर लोन अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। Such arrangements may be put in place by banking regulator, जैसे कि अपने देश में आरबीआई है, to fasten the process of recovery for NPAs। मैं आपको समझाता हूँ। एक ऐसा पैसा है जो आ ही नहीं रहा, बैठ गया कोई लेके पैसा। जैसे कि आपने किसी को लोन दिया, उसने आपको कहा कि मैं हर महीने 1000 रुपये दूंगा 5 महीने तक। ठीक है, अब आपने उसे 4000 रुपये दिए थे इस लालच में कि 1000 रुपये देगा 5 बार तो 5000 हो जाएंगे, 1000 रुपये में मैं वो गिफ्ट ले आऊंगा जो पापा ने कहा था मम्मी के लिए। अब वो तो पैसा रख के बैठ गया घर पे, वो तो आई नहीं, वो कह रहा मुझे भी तो कहा है पापा ने, मुझे भी तो लाना है सामान, तो मैं तो नहीं आ रहा। अब ये अल्टीमेटली बहुत गंदी सिचुएशन फंस गई। अब आप उसे फोन मिलाओगे कि देख भाई देख, सीधा बता, 4400 रुपये दे रहा है क्या अभी के अभी, वेलकम टू गोवा सीमा? वो कहेगा हाँ डन है। उसका भी फायदा होगा, उसके 600 बच गए, आपका फायदा होगा कि चलो आपको 400 ही मिल गए, आपका पैसा ही बाहर आ गया। इसे कहते हैं बुलेट रीपेमेंट। यानी एंड में चीजों को खत्म करने के लिए फाइनल पेमेंट जो होती है, लंप सम पेमेंट की, चलो कहते हैं ना हिसाब फाड़ना, पर्चा फाड़ना, क्लियर करना, ड्यूज क्लियर करना, उसे निपटाने वाली जो पेमेंट होती है उसको बुलेट रीपेमेंट कहते हैं। यानी निपटाया यार, चल बता क्या निपटाना है। ऐसा किसके साथ होता है? जब घर में शादी पार्टी होती है तो हलवाइयों के साथ ऐसा करा जाता है, गैस सिलेंडर वाले के साथ ऐसा करा जाता है, टेंट वाले के साथ ऐसा करा जाता है ना, लड्डू पेड़े वाले के साथ ऐसा करा जाता है, इन सब के साथ ऐसा ही करा जाता है कि यार निपटा यार, बता क्या देने। ठीक है, समझ गए सभी लोग बुलेट रीपेमेंट क्या है? आगे चलते हैं। बायर्स मार्केट इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछ चुका है। मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में डिमांड जो है ग्रेटर है सप्लाई से, तो आपके हिसाब से खुश कौन होगा? बायर खुश होगा या सेलर खुश होगा? सोचो, डिमांड ज्यादा है, बहुत ही डिमांड है, सेलर खुश होगा ना, लाइन लगी हुई है सामान खरीदने वालों की, तो हमें कोई इज्जत मिलेगी क्या?
कुछ इज्जत नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे होली से एक रात पहले आप गए होगे, आपने सोचा होगा कि अरे लेट जाता हूँ सस्ता मिलेगा। अब वहां पे सब अपनी मोटरसाइकिलों पे जो है लाल टोपी पहन के बैठे हैं, कोई पीली टोपी पहन के बैठा है ना, कोई टाइगर बन के घूम रहा है और बहुत डिमांड है। तो क्या आपको कोई पूछेगा, आप उसे आप कहोगे अरे कितने का गुलाल है भैया? 40 का। अरे भैया धोखे बता रहे हो क्या? जवाब ही नहीं देगा वो। इट्स सिंपली नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट देयर टू बी एंटरटेन्ड, है ना। वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, फिर अरे भैया जरा देख लो 30 का ही दे दो। यानी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, सेलर खुश होगा। लेकिन होली के दिन सुबह सुबह 11 बजे आपको नहीं लगता कि डिमांड बहुत कम हो चुकी होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, वो कह रहे हैं निपटाओ यार इसे निपटाओ, क्या करें इसका, अपने बच्चों को ही लगा दो, हम क्या करो, खत्म कर दो, वैसे कि कौन संभालेगा एक साल। तो इस केस में आपको नहीं लगता कि बायर जो है वो खुश होगा बहुत ज्यादा कि अब सस्ता मिलेगा सामान। अब पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज एक्सेस सप्लाई बिकॉज ऑफ विच प्राइसेस फॉल टू द एडवांटेज ऑफ बायर्स। यानी बायर की मार्केट है, खरीदने वाला जीतेगा इस समय, क्योंकि बहुत सारा सामान आ चुका है बाजार में। पूरे तरीके बात को आप समझ पाए। यानी अगर मैं इस पेज की बात करता हूं तो ये पेज है बायर्स मार्केट, जो खुश है उसकी मार्केट है। ये है सेलर्स मार्केट। भाई जिसके हिसाब से मार्केट चलेगी उसकी मार्केट। आपने सुना होगा ये शहर है अमन का, अमन का, है ना, एक गाना करके, यहाँ की फिजा है निराली। नहीं सुना जाने तो वहां पर अमन खुश है क्योंकि वो उसका शहर है। यहाँ पर इसी तरीके ये जो मार्केट है ये है सेलर की, सेलर्स मार्केट। इन्हें ना जोक समझ आ रहा है ना इन्हें कंटेंट समझ आ रहा है, क्या बात है, मजा ही आ गया। देखो जब सेशन भारी होता है ना तो मैं खुद ही हंसी मजाक करता रहता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज, ठीक है। ना इन्होंने पिक्चरें देखी है ना इन्होंने किताबें देखी, ना जाने क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों देख के बैठा हूँ। सोचो क्या कमाल की बात है। A short period of market situation in which there is excess supply। बस ये डेफिनेशन ध्यान रखना, ये पेपर का सवाल है। क्या इसी तरीके कोई सेलर्स मार्केट भी हो सकती है? रुको मैंने इंक्लूड करा होगा। बहुत सारी टर्म्स हैं आपके लिए। अरे कहाँ गई भैया, बताओ इतनी दूर आए, घर पे ही नहीं है। कोई बात नहीं, वापसी चलते हैं अपना। हाँ कोई बात नहीं, बायर्स मार्केट का उल्टा सेलर्स मार्केट होगा, समझ गए हो? वैसे तो मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आज सारा नहीं हो पाएगा, आज तो बस इंट्रोडक्शन है, अभी तो 2 सेशन इसमें और लगेंगे। और कितने टर्म है अभी? 70 टर्म्स के आसपास और होंगे। आगे चलते हैं। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज वन ऑफ द 3 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये पेपर आपसे बहुत बार पूछ चुका है? बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है? बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज जो है बाकी दोनों है। ऑप्शन में कई बार एंटरप्रेन्योरशिप दिखता है, वो भी मान सकते हो, बट जनरली जो बड़ी किताबें हैं वो इन तीनों को ही मान के चलती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज या फिर रॉ मटेरियल, ठीक है जी। अब इसे आप कैसे तोड़ते हो? ये तोड़ते हो फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। मनी भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा ना बेटा, मनी इसके अंदर काउंट होगा, बिकॉज मनी से अल्टीमेटली आप यही सब चीजें खरीदोगे। फैक्ट्रीज, मशीन्स, ऑफिस फिजिकल कैपिटल है, और ट्रेनिंग, स्किल, ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं, ये सब क्या है आपके ह्यूमन कैपिटल। क्या ह्यूमन कैपिटल जरूरी है? बिल्कुल। आपने बहुत महंगी मशीन खरीद ली और उस पर किसी नौसिखिए को खड़ा कर दिया तो बेकार कर देगा वो सब कुछ। तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं जी, इसे समझाता हूँ आपको। पहले डाउट सेक्शन बंद कर दो। बट सिर्फ डाउट नहीं समझ पाऊंगी बेटा, ऐसे कैसे काम बनेगा मुझे बताओ दिशु, है? ऐसे कैसे दिशु, बताओ बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे बताओ? सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है? लेना है, तो फिर यार पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे का मेंस का पेपर कैसे दोगे यार तुम लोग? कई बार तुम पे ऐसा तरस टाइप आता है, प्यार आता है कि यार बच्चे को बैठ के समझाऊं पहले कि बेटे 2 घंटे पढ़ना कुछ नहीं है, इट्स लाइक नथिंग। 3 घंटे लगातार पढ़ने की आदत होनी चाहिए आपको। तुम तो ऑफिस में से 10 बजे जाके 11 बजे उठाओगे कि बस सर भूख लग गई मुझे, तो ऐसे थोड़ी होगा। कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी के लिए आप यहाँ फोकस करें। A measure of how much additional capital is needed to produce each extra unit of output। मुझे एक बात बताओ, अगर एक फैक्ट्री है मेरी, मान लेते हैं बर्तनों की फैक्ट्री, मान लेते हैं मैं कटलरी बनाता हूँ, कटलरी में मैंने स्पून मान लिया, ठीक है। मैंने मशीन, लेबर वगैरह सब कुछ खरीदी हुई है, सब है मेरे पास, लेबर मैंने रखी हुई है तनख्वाह पे, सब चीजें चल रही है, और मेरा महीने का खर्चा मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए है मेरी फैक्ट्री, ठीक है, ये पर मंथ का खर्चा है। अब मान लेते हैं इस 2.5 लाख के बदले मुझे जो है मेरी फैक्ट्री में मान लेते हैं 1 लाख चम्मच तैयार होकर मिल जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है, तो आपको नहीं लगता 1 चम्मच 2.5 रुपए का हो गया? अब सोचो अगर मुझे एक एक्स्ट्रा स्पून बनाना है तो वो जो एक्स्ट्रा स्पून होगा 2.5 रुपए से ज्यादा का बनेगा, बराबर का बनेगा, कम का बनेगा? देखें आपका दिमाग कितना तेज काम करता है। 2.5 लाख रुपए में 1 लाख चम्मच मिल रहे हैं, अब 1 लाख एक चम्मच बनाना है
नहीं, वो कम का बनेगा। देखो क्यों, मेरी फैक्ट्री का मान लेते हैं किराया 50,000 है, लेबर भी 50,000 है, मेरी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लेते हैं 50,000 है। इनमें से आधी से ज्यादा चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। लेबर एक चम्मच बनाने पे मुझे ऐसे तो नहीं कहेगी भैया और पैसा दो, है ना। अब जो मकान मालिक है वो भी ऐसा नहीं कहेगा, जो गार्ड साहब है वो भी ऐसा नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीजें फिक्स रहेंगी। तो जो एडिशनल एक चीज बनानी होती है वो सस्ती होती है, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो थोड़ी कम की तरफ आती है। याद करो वही वाला ग्राफ अपना, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ 3:1 इज बेटर देन 4:1। क्यों, सोच के देखो, क्योंकि एक सामान बनाने में 3 रुपए लग रहे थे, बाद वाले में एक सामान बनाने में 4 रुपए लग रहे थे, तो आपके हिसाब से ये बेटर नहीं है। तो कंपनीज अपना कैपिटल आउटपुट रेशियो कम से कम रखना चाहती है, बिकॉज वो चाहती है कि एक सामान बनाने पे कम से कम खर्चा हो। समझ गए, जितनी बड़ा प्लांट होता है उसका उतना कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है। जैसे सोचो, एक ही जैसे लाखों फोन क्यों बनते हैं, जैसे वीवो का कोई फोन आया तो बहुत सारे फोन है, बहुत ही सारे फोन, क्योंकि बाद वाले फोनों में ना टेक्नोलॉजी अलग से लगी, ना कोई मशीनरी की कॉस्ट लगी, फिर तो सिर्फ रॉ मटेरियल, थोड़ी सी लेबर, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लगी और एक और फोन तैयार हो गया। समझ पा रहे हैं बात को, आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज भी हो सकते हैं ना, ये कंपनी का अपना दिमाग है कि उसे मिनिमम पे रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं जानता हूँ ये सेशन आपको भारी लग रहा है, बट इसी चीज से तो आप आगे निकलिए। आप 2 घंटे लगातार पढ़ने की आदत डालिए, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वरना पेपर में रो देंगे आप या सो देंगे आप, और दोनों में ही आप सिलेक्शन खो देंगे। समझ पा रहे हैं, ये शेयर टाइप बन जाता अगर आपको एंड में चिपका देता, मैं मजा आ जाता, है ना। आगे चलते हैं, 4 और पढ़ते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस अब कैश काउ की थोड़ी सी बात कर लेते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी है, मान लेते हैं कोई कंपनी का नाम बताओ, अमूल मान लेते हैं, अमूल, डेटॉल का एग्जांपल भी देता हूँ, अमूल मान लेते हैं। अमूल बहुत सारा सामान बनाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसकी जीत कौन सी चीज से है, वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 100% बिकना ही बिकना है? मिल्क, मानते हो? इसी तरीके आपके घर के पास एक बहुत बड़ा सैलून है, मान लेते हैं कोई सा भी सैलून मान लो, उस पे क्या है, बहुत मैनिक्योर पेडिक्योर दुनिया भर की चीजें हैं, अपने पूरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, सब खत्म करके आ जाओ, स्कूटी ले जाओ, स्कूटी खरीद लेगा वो, इतने का इतने मोटे मोटे बिल बना देगा वो, ये मेकअप ले, ये ले, बोले दुनिया भर का। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो क्यों चलता है? वो चलता है हेयर कट से, शेविंग से, बियर्ड ट्रिमिंग से। ये चीजें कॉमन होती है, इसलिए आप कभी भी देखना बहुत बड़े बड़े सैलून्स जो है ना, वो हेयर कट, ट्रिमिंग, बियर्ड, जो कि रेगुलर चीजें होती हैं, ऐसी लेडीज के केस में जो 2 4 5 चीजें ऐसी जो रेगुलर बेसिस पे चलनी है, वो जरूर करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे लोग वहां पे आते हैं। इन्हें कैश काउस बोलते हैं, यानी जो उनके बिजनेस को रन करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई कंपनी है जो कि कपड़े बनाती है, तो या कर्टेन्स बनाती है। डेटॉल का एग्जांपल लेते हैं, मारुति का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मारुति की एक गाड़ी ऐसी जो बहुत ज्यादा बिकती है, पहले स्विफ्ट थी, अब शायद बेलेनो बहुत ज्यादा बिक रही है। मारुति की तो क्या सारी बिकती है, लेकिन फिर भी वैगनार है, जैसे वैगनार बहुत बिकती है। तो ये गाड़ियां जो है मारुति के लिए कैश काउस है। आपको क्या लगता है, सियाज ज्यादा बिकती होगी या वैगनार बिकती होगी? विदाउट एनी डाउट वैगनर, मेनी टाइम्स। सियाज बहुत कम बिकती होगी, बिकॉज सियाज बहुत महंगी है ना, तो हर कोई थोड़ी खरीद सकता है। आप बताओ आपके पूरे कॉलोनी में कितनी सियाज और कितनी वैगनर है? वैगनर डेफिनेटली ज्यादा होगी, वैगनर, स्विफ्ट, ये जो हैचबैक्स हैं बहुत ज्यादा होंगी। तो ये मारुति के लिए कैश काउज है, जो उसके बिजनेस को रन करने में मदद करती है। अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और फर्म which gives regular cash flow to the owner is called a cash cow। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कैश काउ जो है अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बड़े बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का, ईमानदारी से चलो आगे चलते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक दो टर्म और समझाऊंगा फिर फ्री कर दूंगा। केवियट एम्प्टर या सेवियट एम्प्टर, इसे समझाता हूं। अ लैटिन या लैटिन फ्रेज व्हिच मींस लेट द बायर बीवेयर। सही है, थोड़े बुरे, अरे गलत फहमी है आपकी, 3:15 बनने दीजिए फिर आपको पता लगेगा थोड़े क्या होता है। समझाता हूँ। आप कभी मार्केट से टिफिन वगैरह लाए हैं? टिफिन कभी खरीदा होगा बचपन में आपने। अब कई लोग क्या करते हैं, टिफिन खरीदते हैं। ये मुझे क्यों याद है, एक बार मैं ऐसे एक दुकान पे गया था, तो वहां पर एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वो छोटे बच्चे का टिफिन खरीद के ले गए होंगे कुछ देर पहले, तो कह रहे थे कि अरे भैया इसमें तो सॉस वाली डिब्बी नहीं निकली। ऐसे ही कह रहे थे वो, केचप वेचप नहीं, सॉस जैसे अपन लोग बोलते हैं आमतौर पे। तो कह रहा थी मैं क्या करूँ इसमें, तो मैंने थोड़ी अपने लिए रख ली होगी। अब वहां पर उसने वो डिब्बा वापस नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसका मानना ये था कि जब आप सामान को खरीद रहे हो तो आप उसे उसी समय चेक कर लो। सही बात है ना। आजकल ऑनलाइन भी आप जब कुछ मंगवाओगे ना, तो आजकल एक नई पॉलिसी आ गई फ्लिपकार्ट अमेज़न की, कि वो आपको जो सप्लायर है, ट्रांसपोर्टर है, वो आपको उसे खोल के दिखाएगा। जैसे आप टीवी खरीदोगे तो टीवी में कई लोग क्या करते थे कि उनसे मान लो बाद में टीवी गिर गया, अब वो कहेंगे जी हमसे तो नहीं गिरा, ये तो गिरा हुआ ही आया था। अब वो कंपनी कहेगी जी हमसे भी नहीं गिरा, ऐसे कैसे? तो ये डिस्प्यूट को बचाने के लिए क्या करा है कि वो जो महंगी चीजें हैं उसे आपके सामने खोल के दिखाएंगे, और दिखाने के बाद जो है वो कह देंगे कि हाँ भाई हाँ, ये सामान सही है। इसे कहते हैं कैविट एम्प्टर, यानी लेट द बायर बीवेयर, यानी मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सामान को खरीद रहे हो
तो आप उसमें अच्छे से देख लो कि आपकी परांठी आ जाएगी नहीं आएगी और आपकी केचप आ जाएगी नहीं आ जाएगी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कल को तुमको मैं तो बहुत ही बड़े पराठे बना दिया तो उसमें आ ही नहीं रहे, मेरा बच्चा तो 6 पराठे खाता है, ये तो डिब्बा ही बेकार है। इसमें दुकान वाले की कोई गलती नहीं है। यानी ये फ्रेज कहता है, इट मींस सप्लायर हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म बायर्स अबाउट एनी डिफेक्ट्स इन गुड्स और सर्विसेज, द ओनस इज ऑन द बायर टू, समझ गए ना क्या कहानी है? खरीदार खुद जज करेगा वो सही है या गलत है। समझ पा रहे हैं बात को? ये टर्म ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, जो खरीद रहा है वो जाने कैसा सामान है। आगे चलते हैं जी। ऐसे ही जब पुरानी बाइक्स आप किसी रिश्तेदारी में बेचते हैं तो वो आप ये टर्म जरूर बोलते हैं कि भैया तू देख ले कैसी है। या जैसे होता है, आप मान लेते हैं ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को बाइक बेच रहा है आपके थ्रू। आपके एक दोस्त ने कहा यार बाइक बिकवा दे, दूसरे ने कहा खरीदनी है कोई बाइक, आप उसे कहते हो कि भैया तू देख ले, कल को मेरे घर पे आ जाए। आप डायरेक्टली कह देते हो कि आप अपने आप देख लो ये सही है गलत है, जो है यही है। समझ गए बात को? अभी ना बस ये बताया गया है जो खरीदार है उसकी जिम्मेदारी है चीजों को जज करने की, खरीदने से पहले। खरीदने के बाद जो बेचने वाला है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आगे चलते हैं। ये देखो जी, सेटरिस या सेटरिस पैरिबस, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये फ्रेज कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब क्या है? याद है मैंने आपको एक बात बताई थी लॉ ऑफ डिमांड में, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, याद होगी, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पर भी वही मतलब है। इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें इसके बदले 100 रुपए दे दूंगा और उसके आगे ये शब्द बोल देता हूँ, तो इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी बाकी जो हमारी डील है वो वैसे की वैसी ही चलेगी, बाकी सब चीजें सेम ही चलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे क्या करा, बहुत सारा सामान खरीदा और आपने मुझे गिफ्ट में दे दिया एक 10 रुपए का चीनी का पैकेट, शुगर का पैकेट दे दिया 1000 रुपए के सामान पे, और साथ में आपने मुझे मंत्र फेंक दिया, सेट्रस पेरिबस। अब उसके बाद इसका मतलब ये है कि ये तभी मिलेगा बेटे जब ये 1000 का सामान लोगे। तुम कहो ये 1000 तो वापसी कर लो, चीनी लेके जा रहा हूँ बस, में तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो हमारी डील हुई है उसके बाकी टर्म्स कंडीशंस अमाउंट सब सेम रहेगा, तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? बताएं जरा। तो ये है सेट्रस पेरिबस का मतलब। डाउट्स कितने आए हैं? 14 आए हैं अभी डाउट्स मात्र। देखें जरा अगला टर्म क्या है। इजी हुआ तो पढ़ा दूंगा, मुश्किल हुआ तो जाने दूंगा। बिल्कुल सही लियोनार्डो। सर्किट लिमिट, ये इजी टर्म है, समझा देता हूँ। सर्किट लिमिट क्या है? सर्किट लिमिट समझाता हूँ। अब सोचो अचानक जो है बजट की एक अनाउंसमेंट हुई कि बजट पेश होगा, और बजट में एक ऐसी चीज अनाउंस कर दी गई जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मान लेते हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो स्टील है उसके ऊपर 18% नहीं, उस पर लगेगा टैक्स 40%। तो आपको नहीं लगता जिन लोगों ने भी स्टील की कंपनीज के शेयर खरीदे हैं वो उसे हाथों हाथ बेच देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अरे यार ये तो खराब हो गया काम, बस मोड़ खराब हो गया। तो आपको नहीं लगता शेयर मार्केट अचानक ही डाउन आ जाएगी, फॉल कर जाएगी पूरे तरीके? तो क्या ये अचानक बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी ला सकती है मार्केट में, सब कुछ अनस्टेबल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो एक लिमिट सेट करके रखते हैं, अ लिमिट ऑफ रेगुलर फॉल इन शेयर इंडिसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस अराउंड द वर्ल्ड, सबकी है, जिसके बाद वो मार्केट बंद हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है द टाइम देयर इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन द बीएसई सेंसेक्स एंड इट रीचेस 10%, उस दिन के लिए मार्केट बंद हो जाएगी। समझ गए? जिससे कि 10% से ज्यादा मार्केट ना गिरे और बाजार एकदम डूब ना जाए। समझ गए क्या कहानी है? पूरे तरीके आप समझ गए? नहीं समझे? यानी एक लिमिट से ज्यादा नहीं गिरेगा, लिमिट से ज्यादा गिरेगा तो सब कुछ बंद। जैसे यहाँ की भी एक सर्किट लिमिट है क्लास की, एक लेवल तक की बातें आप कर सकते हैं, उससे आगे अगर आप बातें करेंगे तो मार्केट बंद। उसके बाद आपके साथ चुटकुले बंद, आपको मोहब्बत से समझाना बंद, सब चीजें ठीक है बंद। ठीक है आप दिशु इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। कुछ महीने बाद जब आप मुझे आओगे और कहोगे सर तैयारी का मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको कहूंगा बेटा एक स्क्रीनशॉट आपने संभाला था, और फिर स्क्रीनशॉट को देखना, फिर आपका मन उदास हो जाएगा, हो सकता है आपका सॉरी सर कहने का मन हो कि सॉरी सर उस समय मैं पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रही थी स्क्रीन पे। मैं आपको कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है? ऐसी नौबत ना आए उसके लिए सेशन पे फोकस करें। ठीक है? क्या आप इस टर्म को पूरे तरीके से समझ पाए? ये मैं मोहब्बत से 2-3 बार समझा चुका हूँ, इसके बाद और भी अपने पास कई हथियार है, मुझे पता है उसकी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। एक आखिरी टर्म आज समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। कोलैटरल, ये भी कोई टर्म हुआ पर जी, कुछ कुछ भी नहीं है। तो कोलैटरल तो आपको पता ही है, एनी आइटम और एसेट विच कंपनीज, ये सब बकवास है। समझ गए ना? मतलब कोलैटरल वो होता है जिसके दम पे आप अपना जो है कुछ पैसा किसी से बोरो कर सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल होता है लोन देते समय। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने मुझसे 1000 रुपए लेते हैं, आप मेरे पास आए 1000 रुपए दे दो, मैंने क्यों जमा कराए थे? तो कहोगे नहीं, तो मैं कहूँगा कुछ गिरवी लाए हो, तो आप कहोगे हाँ ये गिरवी है मेरी जुबान। अरे मैं कहा 1000 रुपए लेने आओ, चवन्नी लेने आया? तो उसने कहा नहीं नहीं, जुबान के साथ मैं आपको जो है फॉर एग्जाम्पल ये अपना फोन गिरवी रख लूंगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो जो आपका फोन हो गया वो मेरे लिए कोलैटरल हो गया। अगर आप जो 1000 रुपए नहीं दोगे तो मैं आपका फोन जो है आपके पासवर्ड को खोल के आपके मम्मी पापा को दे दूंगा, फिर आप जाने, आपके पारिवारिक मसला हो गया, फिर मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ये मैंने आपको कोलैटरल समझा दिया। आगे चलते हैं। अब 1000 रुपए के लिए फोन बेचूंगा, अच्छा नहीं लगेगा ना? तो फोन बेचने से ज्यादा मजा तो फोन घर पे देके एंटरटेनमेंट में है, तो वो ज्यादा बढ़िया है।
चलो इसे समझाते हैं, कंसोर्टियम एन एड हॉक ग्रुपिंग ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट्स एटसेट्रा ब्रॉट टुगेदर टू अंडरटेक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ कूलिंग। सिंपल सा बता तो जॉइंट वेंचर सुना है आप लोगों ने? कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज मिलके कोई काम करती हैं, वो एक कंसोर्टियम होता है और कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे लार्सन टुब्रो जो है गवर्नमेंट के साथ मिल जाएगी और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगी। ऐसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मान लेते हैं 4 कंपनीज के साथ मिल जाएगी, तो उसे कंसोर्टियम बोलते हैं इन सब का। एड हॉक क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्या ये परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये परमानेंट क्यों होगा? हो सकता है कंपनी अलग कुछ करना चाह रही हो, ये कंपनी अलग, ये तो बस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक साथ आए हैं, उसके बाद ये अपने अपने में अलग हो जाएंगे, ठीक है नहीं? यहाँ तक मैं आपकी टर्म्स को रोकता हूँ। मुझे जाने से पहले बस ये बताएं कि आपको सेशन में मजा आया है या नहीं आया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सीखने को मिला होगा। नो डाउट दिस सेशन वॉज हैवी, बट आई होप इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप क्लास को दोबारा से मत देखिएगा, आप इस क्लास की पीडीएफ को पढ़िएगा विद एनोटेशन, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है उससे आपको फायदा होगा। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मर्जर नहीं बोलेंगे शुभराज, बिकॉज मर्जर जनरली पूरी पूरी कंपनीज का परमानेंट बेसिस पे हो जाता है। ये बस एक कोलैबोरेशन है आपस में, जो कि जैसे ये प्रोजेक्ट समाप्त होगा कोलैबोरेशन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें एंड बी सीरियस फॉर योर स्टडीज, बी सीरियस, ठीक है? कल आपकी होगी क्लास शाम को 7 से 8 बजे जीके स्पेशल एमसीक्यूज, एंड रात को होगी 10 से 12 बजे क्लास, वही पर आप चेक कर लेना कौन सी वाली रखेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच वीना, थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखें अपना, बहुत हेल्प करेगी डेफिनेटली आपसे, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अब फटाफट से डाउट्स देख रहा हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू। एक स्टूडेंट है क्लास 10th में, उसकी मैथ्स बहुत वीक है, पापा एक हफ्ते से उसे एक ही चीज़ समझा रहे हैं, बट शी रिपीट्स द सेम मिस्टेक। देखिए देखिए, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो मैथ्स में वीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को हर चीज़ आए, हर बच्चे के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती, ठीक है? मैं ऊपर वाले से डरते हुए कहता हूँ कि मैं कई सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स मुझे अभी भी नहीं पसंद, जैसे कि कंप्यूटर की कोडिंग, एंड मैं उस चीज़ को लेके इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ऑनलाइन आपको क्लासेस में वो बताता हूँ, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, बिकॉज़ सब चीज़ सबके लिए नहीं बनी। सचिन तेंदुलकर जो है बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बास्केटबॉल खेल लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है खेल लेते हो, बट एज़ एन एग्जांपल हो सकता है वो आपसे भी बेकार खेले। हो सकता है वो गिटार ना बजा पाएँ आपके जितना बढ़िया, भले ही आपको भी नहीं आता। यानी ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स आना मतलब कंपल्सरी ही है। अगर उन्हें बाकी चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो मैथ्स में नॉर्मली परफ़ॉर्म करके भी अपना काम चला सकती हैं। दूसरे नंबर पे मैं चाहूँगा कि उनकी मैथ्स वीक ना रहे, बिकॉज़ मैथ्स इज़ इम्पोर्टेंट। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? टॉक टू हर। बताओ मत, सुनो। ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में, याद रखना, जब भी कोई जूनियर मिस्टेक करे, टॉक टू देम। आप कभी नोटिस करना, रेज़ अ हैंड पे मैं 10-10 मिनट बात करता हूँ। कौन करता होगा आज के ज़माने में ऑनलाइन एजुकेशन में, जिसमें बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं? आई टॉक समटाइम्स लाइक फॉर 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 8 मिनट, 9 मिनट, बिकॉज़ लिस अगर मैं सिर्फ सुन भी लूँगा ना, तो वो बच्चा अपने मन की दिक्कत आपको खुद ही बता देगा। तो ये एक सजेशन है श्वेता, टॉक टू हर। एक बार उनसे पूछो कि मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब उनसे पूछो, डाँटना नहीं है, एक बार उनसे पूछो कि आपको कहाँ पे गड़बड़ आती है, मतलब टॉक टू हर, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है उससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर वो सिंपली एक ही चैप्टर में दिक्कत है, तो कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? एक सवाल तो मेरा भी छूटा था पेपर में 10th में, कोई बात नहीं, मेरे भी 98 थे, मेरे भी 2 नंबर का पेपर छूट गया था, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उनका भी एक ही सवाल में वो अटक रहे हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे अटक रहे हैं, लेट इट बी, कोई दिक्कत की बात नहीं। गिव हर द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बाकी शायद अभी उनके शायद बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे होंगे ना, अब इस चक्कर में जो है ज़्यादा उन्हें चिंता हो रही होगी। तो बस ऊपर वाले से दुआ करो कि वो उस गलती को दोबारा ना करें, एक बार उनसे बात करो। आई होप दिस विल हेल्प। हाँ यार, मैंने 100 सोचे थे, वो एक क्वेश्चन मेरा पता नहीं छूटा था, क्या मसला हुआ था, तो मुझे घर आते ही पता था कि 1-2 नंबर गए और वही हुआ बस। क्या ही फ़र्क पड़ता है। टोटल कितनी क्लासेस होंगी? अभी 4-5 क्लासेस और होंगी आपकी, 5 क्लासेस होंगी करीब-करीब। एक बार ऋतिका पीडीएफ से दोबारा पढ़ना, सेम गोज़ फॉर यू तन्नु, आप एक बार पीडीएफ से दोबारा पढ़ना इन केस आपको नहीं समझ आएगा। कल सेम पीडीएफ में दोबारा अपलोड करूँगा, मैं आपको जो है वहाँ पे समझा दूँगा। सभी का डाउट लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
कलश आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, मतलब मैच्योर सवाल पूछा है। मे बी आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या करती हैं और आपके रियल लाइफ से जुड़ा है सवाल है, मे बी नॉट, मतलब उसे गेस कर रहा हूँ। इन एनी केस अच्छा सवाल है। इट डिपेंड्स, मतलब ये डायरेक्टली इसका आंसर येस या नो में नहीं दिया जा सकता, बिकॉज इट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली। मेरे हिसाब से लोन ले लेना चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि कितने लोन पे कितना अर्निंग बढ़ रहा है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 10 लाख लोन लेता हूँ और मेरी उसकी किस्त 15,000 रुपए जाती है और मेरी कमाई जो है उससे बढ़ जाती है 30,000 रुपए, तो मुझे लोन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरी कमाई भी उससे 16,000 ही बढ़ती है तो लोन लेना समझदारी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, वो बैलेंस होने लगेगा और फिर से वो एसेट जो है डिप्रिशिएट कर जाएगा और उससे जो कमाई है वो 15,000 से कम हो जाएगी, तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कलश इन शॉर्ट बोलूं, अगर जो कमाई है वो लोन की ईएमआई से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डबल, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो लोन लेना चाहिए। अगर जितनी ईएमआई है उतनी ही आपकी कमाई बढ़ी है उस लोन को लेके, तो उस केस में नहीं लेना चाहिए। बाकी मतलब बहुत ओपन एंडेड डिस्कशन है, तो इसका मैं पक्का मतलब एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं दे सकता मैं क्या, बिकॉज इट डिपेंड्स कैसा एसेट है क्या है। साक्षी बहुत अच्छी बात है ये तो, और मैं चाहूंगा कि इस बार आप इस 1 डेढ़ महीने को बहुत अच्छे से यूज करें। देखिए टाइम टेबल हर बच्चा अपना अपना बनाता है, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं ये बताऊंगा आपको कि आप 7 से 8 और रात को 10 से 12 मेरे लिए बुक करके रखिए वीकडेज में। और इसके अलावा सुबह, या तो आप सुबह देखिए जल्दी नहीं उठ पाएंगे, बिकॉज अगर आप रात 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह आप 8-9 बजे से पहले नहीं उठ पाएंगे। आप बाकी दिन में क्या करिए, मैथ्स को और इंग्लिश को मैक्सिमम टाइम दीजिए। 1 घंटा रीजनिंग का प्रैक्टिस का निकालिए और पूरी जान लगाए, पूरी जान, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी जान लगाए। नहीं, साक्षी स्कूल में पढ़ाती हैं जहाँ तक है, बाकी साक्षी आप एक बार कंफर्म करना। बहुत सारे बच्चे आते तो कई बार मतलब एग्जैक्ट याद नहीं रहता, बट जितना मुझे याद है पढ़ाती हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सागर। ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है दिशु, अगर मैं लोन लेता हूँ कहीं से और उसका जो पैसा है मैं किश्तों के रूप में वापसी करता हूँ, तो उस प्रोसेस को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। यानी अगर मैंने पैसा लिया है आपसे 1 लाख रुपए और मैंने तय कर लिया कि मैं आपको 10,000 रुपए महीने की 1 साल तक किश्त दूंगा, तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज एमोर्टाइजेशन, ठीक है। एक आधा रेज़र हैंड भी ले लेते हैं। कल क्लास में डिस्कस कर लूंगा इशू, कल एक बार भेजना है। हेलो जी बताएं सागर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा सीएचएसएल का एग्जाम है अभी। ठीक है। तो सर मतलब मैंने कल मॉक दिया था। पहले मॉक देता था सर, मैथ्स में 20 के अराउंड मार्क्स आते थे मेरे। बट आपने वो 9 लेसन्स वाला वो कोर्स रिकमेंड किया था, वो लगाने के बाद सर मतलब 30-35 हो गए सर मार्क्स, मतलब अच्छे आने लगे। बट अरे वाह, बहुत बढ़िया। 5-10 नंबर सर, मतलब 40 के एव करने हैं सर नंबर। ठीक है, और बाकी सेक्शंस कहाँ खड़े हैं बाकी आप? सेक्शन सर, इंग्लिश में 45 और बढ़िया, रीजनिंग में भी सर 40 एव आ जाते हैं, और जीके में 25-20 के अराउंड। बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके हर बार गलत हो रहे हैं, आप कुछ नाम बता पाएंगे? जी सर, एक मेंसुरेशन हम्म, और 1-2 सवाल सर ज्योमेट्री के जो टफ वाले होते हैं वो। कोई बात नहीं। और एलजेब्रा? एलजेब्रा एलजेब्रा हो जाता है सर, हो जाता आइडेंटिटीज है। याद है सारी? हाँ क्या सर? आइडेंटिटीज याद है सारी? हाँ एलजेब्रा सर, वही वही तो कुछ मतलब जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं हो पाते। यही 3 टॉपिक्स हैं, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, वो सी आई एस आई? हाँ सर, वो हो जाता है। हाँ, तो इनके लिए सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, क्या कहीं पे सारी इनके फॉर्मूलाज, थ्योरम, आइडेंटिटी कहीं पे नोट करी हुई है, चाहे जी जी सर। ऑफलाइन, मतलब कलेक्शन है इसका? हाँ हाँ। उसे अच्छे से एक तो रिवाइज करो लिख कर। जैसे एग्जांपल के तौर पे x प्लस 1/x अगर p है, तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? p² - 2। हाँ, इसे ये जैसे ये डायरेक्ट याद है ना, तो ऐसे याद, मतलब इसे रट के जाना है पूरे तरीके, प्रिंट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। हाँ सेम उसको ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जैसे ये कुछ रूल्स होते हैं कि ये अगर परपेंडिकुलर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पी है, तो ये रिलेशन आपको अच्छे से पता है इनके जो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, या इसे निकालना पड़ता है पेपर में बैठ के? नहीं सर, मतलब थोड़ा लिखना पड़ता है बस। हाँ, एक तो ना इसके कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे बताओ क्या पी सी इज इक्वल टू ए बी होगा? क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इससे एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू पीसी होगा, इससे निकालूंगा तो हाफ इंटू ए बी हाँ होगा, हाँ तो दोनों बराबर हो गए। हाँ तो क्या है ना कि ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लो कि हाइपोटेन्यूज, और समझ गए। हाँ हाँ बेसिकली मैं चाहता हूँ पेपर में 20 सेकंड हम ना खराब करें और फिर उससे हम अपने कॉम्बिनेशन बना लें। हाँ। बाकी एक मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड है। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज याद है? नहीं सर, मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद नहीं है। जैसे मैं आपसे इसका फॉर्मूला पूछूं, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है? नहीं सर, सिंपल सिलेंडर का तो याद है। मेरे हिसाब से ना इन दोनों को भी साइड कर दो, क्योंकि ये भी कभी कभार गलत होते हैं जहां तक मैं हाँ समझ हाँ पा रहा हूँ। मेन मेंसुरेशन दिक्कत कर रही है। हाँ। तो मेंसुरेशन को लेके किसी का कोर्स लगाया अभी तक? हाँ लगाए हैं सर, मतलब अभी तो मैंने फिर आपकी लगाया वो पुराना वाला जो तो प्लेटर। उसके फॉर्मूलाज अपने पास लिखे हैं?
मैं वही तो सर आज ही स्टार्ट करा था, तो आज से ही मतलब मेंसुरेशन ही लगाया बस मैंने। देखो मैं मेंसुरेशन जो मैंने पढ़ाई है, हाँ। अगर आप उसे पूरा कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है प्री के साथ साथ मेंस के भी सवाल निकल जाएंगे। मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीएचएसएल की नहीं। हाँ हाँ शॉर्ट मतलब वो सीएचएसएल के लिए बहुत है, तो उसके अंदर जो मुश्किल सवाल दिखे उसे छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंस तो है नहीं अपना अभी। जो बहुत मुश्किल दिखे उसे छोड़ देना, और सारे फॉर्मुलाज पे कॉपी पे लिखते चलो, जो जो मैं लिख रहा हूँ उधर, ठीक है। ठीक है सर। काफी है, मतलब इसके बाहर शायद ही बनेगा कोई सवाल, शायद ही। ओके ठीक सर। है। बाकी समझने पे ज्यादा ध्यान देना। जैसे एक सवाल पेपर पूछता है कि कुआं बनाना है, और उसमें हमने क्या करा, कुआं को हमने खोदा और साथ में हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये सवाल आपने देखे होंगे, तो उसका हाँ कॉन्सेप्ट समझना कि अच्छा यार, इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाली रिंग का वॉल्यूम है, ये वाली जो मुझे दिख रही है, ये अंदर वाली कुएं की वॉल्यूम के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर तो कुछ भी नहीं है। अभी आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच, ये मान लो एच है, ये आर है, ऐसे ही बाहर वाले का लिख दोगे, पाई से पाई काट दोगे। हाँ समझ गए। हाँ। ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा लिखना नहीं है पूरा पाई वगैरह, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। इन शॉर्ट सिर्फ मेंसुरेशन पे फोकस करो। मेंसुरेशन में जो फॉर्मूलाज उन्हें याद करो, उसके सवालों की प्रैक्टिस करो। ज्यादा मुश्किल दिखते ही स्किप कर दो। डीआई कैसा है? डीआई सर हो जाता है, मतलब पहले वीक था, बट वो आपने कोर्स बताया सर, उससे सर बहुत सारे टॉपिक्स ठीक हो गए सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो बाकी ऑल दी बेस्ट, घबराओ मत। इसे भी 45 तक लेके जाओ, 40 नहीं यार, 45 ट्राई करो। नहीं बना हाँ तो नहीं हाँ। बना, 45 पे ट्राई करो, ठीक है। जी सर जी। ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। चलिए, आप सबसे मुलाकात होगी मेरी कल सुबह। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आप सभी से कल। अच्छे से एंजॉय करें अपना सैटरडे, और मेक श्योर पढ़ाई भी करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।